चलो स्टार्ट करें। चलो हमारा चैप्टर चल रहा था कॉस्टशीट। कॉस्टशीट का 2 क्लास हो गया, आज हमारा तीसरा क्लास है। आप पहला क्लास में जो पढ़े, पहला 2 क्लास में जो पढ़े उसको रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सर कॉस्ट प्रैक्टिस बुक का क्या काम? अरे हम सब बताएंगे। अभी तो कॉस्ट शुरू हुआ है, हम सब बताएंगे किस समय क्या करना है। चलो पहला सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डे पढ़े कॉस्टशीट का फॉर्मेट। आई एम श्योर है थोड़ा बहुत तुम लोगों को याद होना स्टार्ट हुआ होगा। एक सेकंड संदीप। चलो सबसे पहले हमारा कॉस्टशीट का फॉर्मेट का पहला लाइन, कॉस्टशीट का पहला लाइन क्या रहेगा? मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलेगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। कॉस्टशीट का सेकंड लाइन, कॉस्टशीट का तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड याद है, फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और था, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और प्रोडक्शन ओवरहेड। ये मिलाकर आया ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद करने वाले हैं 2 एडजस्टमेंट, बोलो क्या? ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। बोलो मेरे को क्या मिलने वाला है? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद मेरा आने वाला है 5 नया खर्चा। बोलो पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, अगला वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरा वाला एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर। माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, एक पैकिंग कॉस्ट आएगा। प्राइमरी याद है, सेकेंडरी वाला कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मिलाकर आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद करने वाले हैं 2 एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी। क्या मिलने वाला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरा अगला आएगा एडमिन ओवरहेड मार्केटिंग या जनरल नेचर, और आखिरी ओवरहेड आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मिलाकर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, ऐड करेंगे प्रॉफिट, क्या मिलेगा? सेल। और बाई चांस हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग एफजी का वैल्यू दे, फैंटास्टिक। और बाई चांस क्लोजिंग एफजी का वैल्यू नहीं दिया तो कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के लिए 4 मेथड था। पहला था हमारा फीफो, अगला था हमारा लीफो, अगला है सिंपल एवरेज या यूज करेंगे वेटेड एवरेज। अब यहां पे 2 स्टेप में काम करेंगे। पहला एक इक्वेशन बनाएंगे, कोई नोटबुक को देखेगा नहीं। याद है वो इक्वेशन क्या था? ओपनिंग एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफजी इज इक्वल टू सेल। ये 4 में से 3 नंबर दिया रहेगा, 4th वाला मिल जाएगा। अब इसके बाद लिखेंगे हमारे मार्केटिंग के पास 2 तरह का स्टॉक है, एक ओपनिंग स्टॉक, मेरा अगला रहेगा प्रोडक्शन। अब फीफो में पहला वाला बेच दिए, सेकंड वाला बचा रह गया। मेरा लिफो में लास्ट वाला बेच दिए, पहला वाला बचा रह गया। मेरा सिंपल एवरेज मेथड में 2 रेट का सिंपल एवरेज। मेरा वेटेड एवरेज मेथड में सारे वैल्यू को जोड़ देंगे डिवाइडेड बाय सारा क्वांटिटी। डन। ये था पहला क्लास। लास्ट हम लोग पढ़े, लास्ट हम लोग यहां एलईडी चल रहा है, एक बार बाहर में बोल दो ना, चला देंगे। लास्ट हम लोग शुरू किए थे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना। मेरा डायरेक्ट मटेरियल वो सारा मटेरियल है जो जैसे ही फिनिश गुड्स को देखेंगे, देखते आइडेंटिफाई हो जाएगा क्या चीज से बना। जब परचेज का वैल्यू निकालेंगे बहुत सारा कॉस्ट जोड़ेंगे। एक काम करते कुछ इशारा करेगा, बताना उसमें क्या क्या जोड़ेगा। पहला जो परचेज का वैल्यू है वो तो आएगा। अगला हम लोग ऐड करने वाले हैं लोडिंग, अगला अनलोडिंग, रास्ते का कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड या ट्रांसपोर्टेशन। रास्ते में गुंडा गुंडी मिला, रास्ते में ये मिली, टोल टैक्स एंड अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज। बताना अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज वही आएगा जिसका रिफंड आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? जिसका रिफंड आ गया वो खर्चा थोड़ी ना है, जिसका रिफंड नहीं आया वही मेरा खर्चा बनेगा। मेरा अगला था डायरेक्ट वेजेस। मेरा डायरेक्ट वेजेस बताना फैक्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस। मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो भी वर्कर काम करेगा उसको मिलेगा वेजेस, पर वेजेस में बहुत सारा कंपोनेंट रहेगा। कुछ याद है कल हम बताया था, वो तो पक्का याद होगा। जो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए जो पैसा मिला वो है बेसिक। अगला इन्फ्लेशन के लिए, अगला घर के लिए, अगला बीमारी के लिए, अगला बुढ़ापा के बाद कंट्रीब्यूशन टू पीएफ या ग्रेच्युटी, अगला एफिशिएंटली काम करने के लिए, अगला घूमने के लिए, लीव ट्रैवल कंसेशन। चलो डन। मेरा अगला है डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस का डेफिनेशन किसका दिया हुआ था? सीमा का। क्या बोली सीमा? बोली वो सारा खर्चा जो डायरेक्टली फिनिश गुड में रिलेट होता है, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब यहां पे मैंने 5 एग्जांपल लिखवाया था, पर हम समझाया था आई थिंक 2 ही। अच्छा चलो, मेरा पहला था रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन में हम शायद कल एग्जांपल दिया था डोमिनोज का, कि जैसे ही डोमिनोज का पिज्जा बना, जो चीज से बना वो डायरेक्ट मटेरियल, जो आंटी लोग बनाई उनका वेजेस डायरेक्ट वेजेस। और अगला जैसे ही डोमिनोज का पिज्जा बन के बिकेगा तो जुबिलेंट वाला डोमिनोज को एक रॉयल्टी देगा। हर पिज्जा पे डायरेक्टली रिलेट हो रहा है ये खर्चा लगा,
अब ये रॉयल्टी ना मटेरियल है ना वेजेस, ये है डायरेक्ट एक्सपेंस। मेरा अगला था हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट, जहां पे हम एग्जांपल दिया था कंस्ट्रक्शन साइट का। बिल्डिंग बना, जिस चीज से बना वो डायरेक्ट मटेरियल, जो मजदूर लोग बनाए डायरेक्ट वेजेस, और याद है क्रेन आया था जिसको हायर पे लिए थे, जो एक काम कर रहा था, पता है ये जो खर्चा है वो क्या आने वाला है, डायरेक्ट एक्सपेंस। डन, यहां तक पढ़े थे, लास्ट डे स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले पॉइंट नंबर 3, 4, 5 समझाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हैप्पी? आज देखो कॉस्ट शीट का पहला क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन किए, कॉस्ट शीट का सेकंड क्लास में 2 क्वेश्चन किए, आज कॉस्ट शीट का तीसरा क्लास है, 3 क्वेश्चन करेंगे और एक होमवर्क भी देंगे। हैप्पी? होमवर्क भाई, इंटर का पहला होमवर्क मिलने वाला है। शार्क टैंक, शार्क टैंक, अच्छा रॉयल्टी, ओके बोले शार्क टैंक। चलो चलो, मेरा तीसरा है कॉस्ट ऑफ मोल्ड। कोई पहले मेरे को बताओ मोल्ड का मतलब क्या? क्या? सांचा। वर्ड सुना है सांचा? कोई चीज का शेप देना। अब जैसे मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, कोई कुछ भी दो ना, कोई बॉटल है क्या? हाँ, दोनों बॉटल दो। क्या? वो नहीं हो पाएगा, कुछ देर में ठंडा हो जाएगा। चलो देखो, कभी भी ध्यान देना, जब कभी बॉटल से पानी पिया तो पानी पीते हुए सोचा नहीं यार ये बॉटल का शेप ऐसा क्यों है? कभी तो मन में विचार आया होगा, मेरे मन में आया था। ठीक, अब बता, देखो इस बॉटल का शेप थोड़ा अलग है, ये वाले बॉटल का शेप थोड़ा अलग है, और देखना जितना बॉटल तुम लोग देखेगा ना, सबका शेप थोड़ा अलग अलग तरह का रहेगा। ठीक है, हमको सारा बॉटल नहीं चाहिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन उठता है, ये बॉटल का शेप ऐसा कैसे बना? पता है, जब भी हमारे बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये बॉटल बनाना चाहा था, पहले सबसे पहले वो एक मोल्ड बनाया, एक सांचा बनाया, यानी ऐसा शेप का बॉटल बनाना है तो ऐसा शेप का एक सांचा तैयार किया। उसमें प्लास्टिक को मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उसको कूलिंग चेंबर में डाला, फिर एक टेम्परेचर गया, जब उसको निकाला, बॉटल निकला एग्जैक्ट ऐसा शेप के साथ। तो सोच के देखो, अगर पूछे ना ये बॉटल को बनाने का डायरेक्ट मटेरियल क्या, तो जिस चीज से बॉटल बना वो तो ये क्या था? ये प्लास्टिक है। हाँ प्लास्टिक है। हाँ, तुम्हारा बॉटल है क्या? अच्छा, हाँ, इसके अंदर में स्टील है, बाहर में प्लास्टिक है। ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, चलो। तो जिस चीज से बॉटल बना वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल। अब अगला, जो आदमी इस बॉटल को बना रहा है उनका वेजेस डायरेक्ट वेजेस। पर एक बात बताते हैं, बॉटल तब तक नहीं बनता जब तक ऐसा मोल्ड नहीं रहता। यानी ये मोल्ड है इसीलिए बॉटल बना। अब जो भी एक मोल्ड बनता है ना, तो ऐसा नहीं जीवन भर इससे बॉटल बन पाएगा। एक मोल्ड का भी यूजफुल लाइफ होता है। मान लो 1000 बॉटल बनेगा, उसके आगे नहीं बनेगा। तो जितना भी मेरा मोल्ड का खर्चा लगा, ये 1000 बॉटल बनेगा, उसमें थोड़ा 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 करके अपोर्शन कर देंगे। तो ये जो खर्चा है वो भी डायरेक्टली इसी बॉटल से रिलेट हुआ। अब उस मोल्ड से ये बॉटल तो बन नहीं पाएगा, तो हर एक मोल्ड अलग अलग तरह का ही प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये खर्चा डायरेक्टली इसी प्रोडक्ट से रिलेट हुआ, ये कहां जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। डन? अरे बोलो ना। ठीक, बाद में ले जाना बॉटल। चलो, सस्क्रीन आइसक्रीम जमाने वाला मोल्ड, आइस ट्रे भी मोल्ड है, एकदम है। चलो डन। अब अगला बात, मेरा अगला है मैप एंड डिजाइन। जीवन में कभी तुम लोग कोई मॉल गया है? हाँ, हम ले चले? चलो ठीक है। जो लोग नहीं गए वो एक काम करना, क्लास का दुखना, तुम लोग को मॉल दिखाएगा कैसा लगता है। अभी सुनो, अब जब भी सोचो ऐसा मॉल बनाया गया, तो ऐसा नहीं कि रैंडमली ना अचानक से वहां पे आदमी लोग ना बनाना शुरू कर दिया, ब्रिक्स लगाया, बाद में देखा रहे नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, वापस तोड़ दिया। कोई भी पता है कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, उसके सबसे पहले पता है क्या बनता है? एक मैप या डिजाइन। इसको इग्नोर करो, मेरे पे ध्यान दो। पता है सबसे पहले क्या बनता है? एक मैप, जहां पे एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। वर्ड सुना है ब्लूप्रिंट? हाँ, यहां ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि आगे जो भी कंस्ट्रक्शन करना है वो कैसा दिखेगा। और हटाओ, हमारा जब ये क्लासरूम का लेआउट तैयार किया गया था, एक आर्किटेक्ट को हायर किया। हम बोले बताइए तो क्लास को कैसे डिजाइन करना है? क्या हुआ? अभी एसी ऑन हुआ है ना, हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ऊपर देखो, ऊपर देखो, वो बहुत पावरफुल एसी है, वो सबको ठंडा कर देगा। ठीक,
अब पता है जब हमारा एक जब क्लास बनाया गया, सबसे पहले ना हम लोग एक आर्किटेक्ट को हायर किए। हम बोले इसमें ना क्लासरूम का आप एक पूरा प्रॉपर डिजाइन बना के दिखाइए। अब वापस ऐसा हो हमसे आईपैड फेंक देंगे। कहां फेंक रहा है? चलो ठीक है। अब ध्यान है, हम लोग अपने एक आर्किटेक्ट को हायर किए थे। आर्किटेक्ट एक सुंदर सा लेआउट बना के लाया जिसमें दुनिया भर का बेंचेस बना दिया, जो मेरे को पता ही था बेंच बनेगा। और बाद में उस लेआउट को बनाने के लिए मेरे से लिया वो 1 लाख रुपया। हम एक बात बताइए, जो बेंच बनाना थे तो हमको भी पता था कि यहां बेंच ही रहेगा और हम यहां पे क्या करेगा। अब खाली से वो उस चीज को बनाने का वो 1 लाख लिया, और उसके अंदर में वो किस तरीके से किया, एग्जैक्ट मेजरमेंट लेते हुए कि जो एक इंसान है वो कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा। एक बेंच में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 5 जन बैठे उससे थोड़ा ज्यादा का जगह, 6 से थोड़ा कम, 5.5 लोग तो बैठेंगे नहीं। तो ये रीजन है कि एकदम ढंग से पूरा मेजरमेंट के साथ वो बनाया, और इस चीज के लिए वो रुपया लिया मेरे से 1 लाख। बेंच को बनाने के लिए जो मटेरियल लगा, डायरेक्ट मटेरियल, जो आदमी लोग आकर बनाया उनको जो वेजेस दिया गया, डायरेक्ट वेजेस। पर पता है ये पूरा क्लासरूम का लेआउट तब तक नहीं हो पाता जब तक वो मैप एंड डिजाइन नहीं रहता। अब क्वेश्चन उठता है, वो सेम मैप एंड डिजाइन क्या हर जगह यूज हो सकता है? नहीं, हर एक क्लास का डायमेंशन अलग है, हर एक क्लास का जो भी वो रहेगा एरिया सब अलग है। तो वो पर्टिकुलर मैप डायरेक्टली इसी जगह के लिए काम आएगा और वो कहीं काम नहीं आएगा। यानी पता है वैसा जो खर्चा है वो खाली इसी के लिए लगा, इसका नाम क्या आने वाला है? डायरेक्ट एक्सपेंस। डन। मेरा अगला है जॉब चार्जेस, वो अभी नहीं, वो हम बाद में बताएगा। चलो हैप्पी। अब एक काम करना है, एक लाइन छोड़ना, गिन के एक लाइन, और नीचे लिखना हमारा अगला हेडिंग। सर फेंक दीजिए। हम बोला ना जॉब चार्जेस हम बताएगा कुछ देर में, उसके लिए हमको थोड़ा कहानी करना पड़ेगा। हाँ, उसका क्या क्या नाम होता है बताएगा। चलो अब एक लाइन छोड़ के जरा फटाफट नीचे लिखना, ओवरहेड, बीच में लिखना ओवरहेड। ओवरहेड समझाने में मेरे को लगेगा आधा घंटा। उसके बाद आज तुम लोग के लिए एक स्पेशल सरप्राइज, वही 10 क्वेश्चन इंसेंटिव। हैप्पी। और आज हम एक जन को नहीं, आज हम 10 लोग को देगा। मतलब हर जन को एक एक क्वेश्चन पूछेगा, नहीं हर एक जन को 100 रुपया। चलो एक काम करें, फटाफट सुनना। मेरा सबसे पहला बात ओवरहेड। देखो आई थिंक हम कॉस्ट शीट का पहला क्लास में बताया था, जैसे शब्द ओवरहेड आएगा, डायरेक्ट, जैसे शब्द ओवरहेड आएगा, ये कैसा है, डायरेक्ट खर्चा रहेगा या इनडायरेक्ट रहेगा? यानी जैसे शब्द आया ओवरहेड, माइंड में क्या आएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो एक काम करते हैं, ओवरहेड के ब्रैकेट में लिखते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। और हम सही बता रहे हैं, इसका बहुत सारा आंसर तुम लोग खुद ही बैठा बैठा दे देगा। अब मेरा ओवरहेड रहेगा 3 तरीका का, मेरा ओवरहेड रहेगा 3 तरीका का। अब एक काम करना, जरा बताना 3 तरह का ओवरहेड क्या था। मेरा सबसे पहला बात, जो इनडायरेक्ट खर्चा फैक्ट्री में लगे, फैक्ट्री ओवरहेड। जो मेरा इनडायरेक्ट खर्चा हेड ऑफिस में लगे, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। जो मेरा इनडायरेक्ट खर्चा मार्केटिंग में लगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो मेरा ओवरहेड रहेगा 3 तरीका का। चलो मेरा पहला आने वाला है फैक्ट्री ओवरहेड, मेरा अगला आने वाला है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, मेरा अगला आने वाला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलो हैप्पी। अब एक काम करना, जितना भगवान का कॉमन सेंस दिया हुआ है सारा लगा देना। ठीक, चलो एक काम करें, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में। तुम लोगों ने 7-8 एग्जांपल देना है। चलो इसके लिए मेरे को एक बार जाना पड़ेगा मेरा ब्यूटीफुल फैक्ट्री। चलो मेरा ब्यूटीफुल फैक्ट्री,
अब मेरे को पहला आंसर दो। चलो मेरा पहला क्वेश्चन, देखा मेरा फैक्ट्री के अंदर में सबसे पहले खर्चा लगा था, कॉस्ट शीट का पहला लाइन याद करना, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक, वो स्टोर डिपार्टमेंट में पड़ा था, फैक्ट्री वाला प्रोडक्शन वाला यूज किया। मेरा अगला खर्चा लगा था डायरेक्ट वेजेस, याद है ऐसे आदमी लोग का वेजेस। मेरा इसके बाद अगला लगा डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये तीन खर्चा को हटाओ, मेरा ये तीन खर्चा को हटाओ, इसके अलावा बाकी फैक्ट्री में जो भी खर्चा लगेगा ना, मेरा तीन डायरेक्ट खर्चा को हटाओ, इसके अलावा फैक्ट्री में जो भी खर्चा लगेगा ना, वो सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और अगर कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री में लगा, वो क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम चाहेंगे तुम लोग मेरे को थोड़ा सा आंसर देने का ट्राई करो। तुम लोग बताओ फैक्ट्री में खर्चा और क्या क्या लगेगा? सोचो ना, फैक्ट्री के अंदर में खर्चा क्या क्या लग सकता है, जो माइंड में है वो बता देना। एक सेकंड, पहला फ्यूल चार्जेस, अगला, अच्छा एक सेकंड, एक वर्ड आया है इलेक्ट्रिसिटी। पता है एक वर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी, एक वर्ड होता है पावर। क्यों बताएगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या? हम बताते हैं। और बाई चांस हम लोग ट्यूबलाइट जलाए ना, वो इलेक्ट्रिसिटी लेगा। फैन चलाए ना, फैन इलेक्ट्रिसिटी। एसी चलाए ना, इलेक्ट्रिसिटी। पर जब वो बड़ा बड़ा मशीन चलता है, जब बड़ा बड़ा मशीन चलता है, तो लोग ये वर्ड सुना है नहीं, जब बड़ा बड़ा मशीन चलता है वो लेता है हॉर्स पावर। वर्ड सुना है हॉर्स पावर? सुना है हॉर्स पावर? या लेता है KWH। पता तो KWH का फुल फॉर्म क्या? किलोवाट आवर। या लेता है MWH। और जब इतना बड़ा मशीन चलेगा और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक वाला लाइन सप्लाई करेंगे ना, मशीन चलेगा भी नहीं। जब मशीन को चलाना है वो ह्यूज पावर लेगा। ठीक, तो ध्यान देना, फैक्ट्री के अंदर में चलाना है मशीन, और अगर मशीन चलाना है तो भैया इलेक्ट्रिसिटी से मशीन नहीं चलता। मशीन को चलाने के लिए क्या लगता है? पावर। तो मेरा फैक्ट्री के अंदर में पहला खर्चा आया पावर का। अब अगला बताओ और खर्चा क्या? आपने कुछ कहा था रेंट। अब मान लो फैक्ट्री का जगह मेरा रेंट भी लिया हुआ है, तो मेरा अगला खर्चा आएगा रेंट का। और बोलो और खर्चा क्या? नहीं कैरेज आउट। चलो अब अगला बात, सोचो हमारे फैक्ट्री के अंदर में ह्यूज बड़ा बड़ा मशीन, इतना बड़ा मशीन चल रहा है। अब मेरा मशीन रिलेटेड जितना खर्चा है ना, सब फैक्ट्री में लगा, वो कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, मशीन रिलेटेड खर्चा क्या लगेगा? हम एक दो ना लाइन बोलेगा, तुम लोग बताना हम किस खर्चा का बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा मशीन सुबह से शाम चल रहा है, सुबह से शाम चल रहा है, सुबह से शाम चल रहा है। और जब वो मशीन सुबह से शाम चलता है ना, वो भयंकर हीट जनरेट करता है, भयंकर हीट जनरेट करता है। और अगर इतना हीट जनरेट करता, सोचो कितना हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को ना थोड़ा नॉर्मल बनाना पड़ता है, तो कुछ डालना पड़ता है। बोलो क्या डालना पड़ता है? पता है क्या डालना पड़ता है? कूलेंट एंड ल्यूब्रिकेंट। अब हेड ऑफिस के अंदर में डायरेक्टर लोग तो डालेगा नहीं, या मार्केटिंग वाला डालेगा नहीं, ये कहां डालने वाला है? फैक्ट्री में, मशीन के अंदर में। कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। अब अगला एग्जांपल, मान एग्जांपल दे रहे, ये मेरा आईपैड हुआ क्या, आज मेरा मूड खराब, आईपैड उठाए फेंक दिए। बाद में रात को रियलाइज किया, रही है मैंने क्या कर दिया। फिर हम एक नया आईपैड लेकर आएगा। अब मेरा क्वेश्चन उठता है, अगर हम खाली आईपैड लेकर आए और कुछ नहीं लाए, खाली आईपैड लेकर आए और लिखना शुरू कर दे, क्या लगता है हर जगह प्रोजेक्ट हो जाएगा? पता है आईपैड, खाली आईपैड आने से काम नहीं चलता। आईपैड के साथ ये देखो क्या है, इतना सारा HDMI केबल दिख रहा है, देखो ये क्या है? कन्वर्टर दिख रहा है। तो पता है जब तक ये बाकी का केबल नहीं लेकर आए ना, तो मेरा आईपैड कोई काम का नहीं। जस्ट इमेजिन करो, आईपैड को यूजफुल बनाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा, तो हमारे फैक्ट्री में तो बड़ा बड़ा मशीन आएगा। तो मशीन को यूजफुल बनाने के लिए बहुत सारा वायर का जरूरत पड़ेगा। पता है उसका नाम होता है स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट। नाम सुना स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट? तुम लोगों को दिखाए, हमारे पास बहुत सारा है। ठीक है, क्लास के बाद दिखाएगा सारा। हाँ बोलो। ओहो, ये हम क्या कर दिया था तेरी। चलो डन, हम पार्ट टाइम इंजीनियर भी है।
चलो, तो देखो मेरा पहला खर्चा क्या है? पावर का। मशीन को चलाने के लिए लगेगा पावर। अगला, मशीन भयंकर हीट जनरेट करेगा, उसके लिए चाहिएगा कूलेंट, लुब्रिकेंट। अगला, मशीन को यूजफुल बनाने के लिए लगेगा बहुत सारा स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट। अब तुम लोगों ना थोड़ा अकाउंटिंग नॉलेज टेस्ट करे। अब प्लांट एंड मशीनरी आया, यानी 1-2 मिनट बाद टेस्ट करेंगे। अब जब प्लांट एंड मशीनरी आया, सुबह से शाम चलेगा, कभी ना कभी तो भैया खराब होगा। और जब खराब होगा, बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मेरा अगला खर्चा है मशीन का। अब मेरा अगला है मशीन, करोड़ों का मशीन। करोड़ों का मशीन है। और मशीन अगर करोड़ों का चल रहा है तो यह हमेशा ना हमारे कंपनी को डर रहेगा कहीं आग लगकर मशीन जल ना जाए। पता है, ऐसे डर को दूर करने के लिए बताओ वो क्या लेने वाला है? इंश्योरेंस। ये भी मेरा मशीन का खर्चा आया। और मशीन का है फैक्ट्री में, कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। यानी सरल भाषा में देखे, मशीन रिलेटेड सारा खर्चा कहां जाने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड। एक और एग्जांपल, मशीन का वैल्यू 100 करोड़। मेरा मशीन का वैल्यू है 100 करोड़। तुम लोग बताओ मशीन का जो वैल्यू है, प्लांट एंड मशीन का वैल्यू 100 करोड़। तुम लोग अकाउंट्स में प्लांट एंड मशीनरी में 100 करोड़ का जो प्लांट मशीनरी का वैल्यू 100 करोड़, अकाउंट्स में ये पीएल में लेकर जाता है या बैलेंस शीट में? और बैलेंस शीट के किस साइड में? असेट साइड के किस हेड में? सिंपल लगता है, फिक्स एसेट में लेके जाता है। अब मेरा फिक्स एसेट में गया प्लांट एंड मशीनरी 100 करोड़ का, पर बताओ हर साल उसका पीएल में क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? डेप्रिसिएशन। और एक बात को रियलाइज करना, कॉस्ट शीट भी एक तरह का पीएल है। रियलाइज करना, कॉस्ट शीट भी एक तरह का पीएल है। पीएल में याद करो, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सारा खर्चा, सेल, प्रॉफिट, ये सब आता है। हमारे कॉस्ट शीट में भी तो यही आता है। पीएल में लास्ट में प्रॉफिट निकलता है, कॉस्ट शीट में भी लास्ट में क्या निकलता है? प्रॉफिट। वो अलग बात है, पीएल बनाते हैं अकाउंट के फॉर्म में, कॉस्ट शीट बनाते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, पर है तो एक तरह का पीएल। और अगर ये एक तरह का पीएल है तो यहां पे पीएल रिलेटेड ही आइटम आएगा। अब पीएल में तुम लोग बताओ मशीन का पूरा वैल्यू आएगा या डेप्रिसिएशन आएगा? तो पता है हमारे कॉस्ट शीट में भी प्लांट एंड मशीनरी का पूरा वैल्यू नहीं आएगा, क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। अरे बोलो ना, तुम लोग समझ रहे हैं ना, रीजन समझ रहे हैं ना। अब अगला 1-2 खर्चा और आएगा, मैं बताता हूं। पता है, ऐसे वर्कर का वेजेस था डायरेक्ट वेजेस। स्टोर्स में भी तो आदमी है, इंजीनियर भी तो बैठा हुआ है, फाइनेंस में भी तो रंजन बैठा हुआ है, एचआर भी तो है। ठीक। अब तुम लोग तो यहां पे जो आदमी लोग बैठे हुए, इनको जो पैसा दिया जाएगा ये डायरेक्ट नेचर रहेगा या इनडायरेक्ट? और जैसी वर्ड इनडायरेक्ट आया, माइंड में क्या आएगा? और बताओ ये जो ओवरहेड का खर्चा है, ये हेड ऑफिस में लगा, मार्केटिंग में लगा या फैक्ट्री में लगा? तो ये कहां जाने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड का अगला एग्जांपल क्या आएगा? इनडायरेक्ट वेजेस। बोलो आया? हाँ, इनडायरेक्ट सैलरी बोल लो, वेजेस, सैलरी, सब कुछ बोलो। आया समझ में? अरे बोलना। यानी शॉर्ट, मशीन रिलेटेड सारा खर्चा कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। सुनो ना, इस क्लास में कोई वहां से है क्या? अरे वो जगह है ना, अरे दत्त, अरे रुको। हाँ, जमशेदपुर। हाँ, इस क्लास में कितने लोग जमशेदपुर से हैं? हाँ ठीक है, झारखंड है, वेरी गुड। जमशेदपुर से भी हो क्या? थोड़ा आगे चलो, हमारे क्लास में 3 लोग हैं जमशेदपुर के। 1 मिनट, अब तुम लोग बताओ जमशेदपुर क्या चीज के लिए फेमस है? टाटा का स्टील फैक्ट्री है, कभी गया है? तुम गए है? हाँ, ओह वाह, चलो वेरी गुड। आपका नाम क्या है? हाँ, शिवम। अब शिवम बताएगा जब तुम फैक्ट्री में गया तो वहां पे क्या देखा? मुझे पापा को देखा। पापा को तो देखा, फैक्ट्री के अंदर में क्या देखा? अरे शादी हम भी पता है, हम भी भूल गया क्या बता रहे मेरे को। आज जब फैक्ट्री के अंदर में गया, तुम देखा होगा बहुत बड़ा मशीन। और हम एक बात बताते हैं, जो आयरन स्टील प्रोडक्ट बनता है ना, उसके अंदर में ह्यूज पावर लगता है। आयरन स्टील प्रोडक्ट तुम लोग तो छोटा छोटा देखता है, इससे पूछे तो जाके देखा हुआ है कितना ह्यूज इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस बनता है वो तुम्हारा आयरन स्टील का। अब इतना बड़ा अगर अप्लायंसेस बनने वाला है तो क्या लगता है चुन्नू मुन्नू पावर लेगा?
वो ह्यूज पावर लेता है। तो होता है हमारे टाटा का जो फैक्ट्री है उसके लिए पावर का खर्चा एक बहुत बड़ा खर्चा है। वो डायरेक्टली ट्रेस करता है हर एक प्रोडक्ट को बनाने में पावर क्या लगा। ठीक, अब वही अगर बाई चांस जो हमारा आईटीसी का सिगरेट फैक्ट्री है, क्या लगता है जीवन में कोई कंपनी आईटीसी ट्रैक करेगा हर सिगरेट को बनाने में पावर क्या लग रहा है? अब जब सिगरेट बन रहा हो तो दुनिया भर के एक संग में लॉट में बन रहा है, तो पता है वैसा कंपनी कभी एग्जैक्ट ट्रेस नहीं करेगा कि हर सिगरेट को बनाने में पावर क्या लगा। पर टाटा का जो फैक्ट्री है वो एकदम ट्रेस करेगा कि जो इतना बड़ा बड़ा प्रोडक्ट बना जिसको बनाने में 5-5, 6-6 दिन लगता है, उसमें पावर क्या लगा। तो ध्यान देना, पावर एक ऐसा टिपिकल खर्चा है जो पता है एक कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा और पता है एक दूसरा कंपनी के लिए इनडायरेक्ट बन जाएगा कि वो एग्जैक्ट ट्रेस नहीं कर पाएगा हर एक को बनाने में क्या लगा। तुम लोग क्या मेरे को बताएगा टाटा और आईटीसी में किसके लिए पावर का खर्चा डायरेक्ट है और किसके लिए वो इनडायरेक्ट रहेगा? पहले तो डायरेक्ट खर्चा किसके लिए रहेगा? टाटा के लिए, क्योंकि भैया उसके लिए इतना ह्यूज पावर लगता है, इनफैक्ट उसका डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस से ज्यादा पावर का खर्चा लगता है, तब तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट खर्चा है। वो एग्जैक्ट ट्रेस करेगा कि ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में पावर क्या लगा, तो उसके लिए वो डायरेक्ट खर्चा हो गया। पर वही अगर बाई चांस मान लो एक बिस्किट फैक्ट्री क्या वो ट्रेस करेगा हर बिस्किट में पावर क्या लगा? इम्पॉसिबल है ट्रैक करना। तो होता है वैसा कंपनी जो इसके लिए हर एक को बनाने में एग्जैक्ट पावर क्या लगा ट्रेस नहीं कर पाए, पता है उसके लिए वो क्या बनेगा? इनडायरेक्ट खर्चा। तो पावर एकमात्र ऐसा विचित्र खर्चा है जो कभी डायरेक्ट बन सकता है, कभी इनडायरेक्ट बन सकता है। चलो डन। अब तुम लोग बोलेगा एग्जाम में कैसे पता चलेगा क्या करता है? एग्जाम में बोलेगा पावर ब्रैकेट में ट्रेसेबल या डायरेक्टली रिलेटेड, तो अगर ऐसा वर्ड यूज किया तो कौन सा खर्चा? डायरेक्ट। और बाई चांस बोलते पावर नॉट ट्रेसेबल, पावर नॉट रिलेटेड, तो बताओ ये कौन सा खर्चा? इनडायरेक्ट यानी फैक्ट्री ओवरहेड। और बाई चांस क्वेश्चन कुछ ना बोले जो मन चाहे करना, दोनों चलेगा, पर जो भी मन करे ना वो नीचे में नोट्स दे देना। डन। चलो एक काम करें, फटाफट लिखते हैं 2 शब्द। टाटा टाटा। आज समझ में मैंने यहां पर एक लाइन क्यों छुड़वाया था? पावर एंड फ्यूल के लिए, क्योंकि कभी कभी वो डायरेक्ट बनेगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा और कभी कभी वो इनडायरेक्ट बनेगा फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। चलो भैया फटाफट लिखते हैं पॉइंट नंबर 6 यहां पर, पावर एंड फ्यूल। और वो डायरेक्ट में कब बनेगा? जब लिखा रहे ये ट्रेसेबल है या लिखा रहे डायरेक्टली रिलेटेड। तुम लोगों को आज शायद मेरी आवाज में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा होगा। कल रात को मैं बहुत लेट सोया, वो हम बता नहीं सकता। और अगर बोल रहा है सर डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड में फिर डिफरेंस क्या हुआ? देख, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में ये सारा खर्चा एक प्रोडक्ट रिलेटेड है, वो प्रोडक्ट है इसीलिए खर्चा लगा। और जितना मेरा ओवरहेड, अब एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट, वो किसी प्रोडक्ट पे थोड़ी डिपेंड करता है, वहां तो जो मन चाहे बना लो। सिगरेट को बनाने वाला एक मशीन, उसमें गोल्ड फ्लेक बनाओ तब भी उस मशीन में बनेगा, क्लासिक बनाओ वो भी उस मशीन में बनेगा। और क्या होता है? मतलब जो भी ब्रांड बनाना है उस मशीन में बन जाएगा, यानी मशीन वो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नहीं है, वो सबका है। तो जो सबका है वो डायरेक्टली रिलेट नहीं हुआ, इसीलिए वो क्या बनेगा? इनडायरेक्ट। ठीक, तो जो भी एक ही प्रोडक्ट के लिए लगा वो नहीं होता तो नहीं लगता, वो डायरेक्ट है। और एक खर्चा जो सबके लिए कॉमन है वो क्या बनेगा? इनडायरेक्ट। चलो एक काम करें फटाफट, फैक्ट्री ओवरहेड का 5-6 एग्जांपल लिखते हैं। पहला पावर एंड फ्यूल। सर आपको ये सारे ब्रांड के बारे में कैसे पता? रंजन आईटीसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हेड था। चलो मेरा पहला है पावर एंड फ्यूल, मेरा अगला आने वाला है प्लांट एंड मशीनरी का सारा खर्चा। हम एक लाइन देखते सारा खर्चा क्या आएगा? एक दिन पीएनएम समझा ना, प्लांट एंड मशीनरी। तुम लोग ना प्लांट एंड मशीनरी का पूरा वैल्यू आएगा, प्लांट एंड मशीनरी का क्या आने वाला है? तो मेरा पहला एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन। मेरा अगला आएगा आरएनएम, आरएनएम
रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये समझ में आएगा ना। मेरा अगला आने वाला है इंश्योरेंस का खर्चा। मेरा अगला आने वाला है इंश्योरेंस। मेरा तीसरा खर्चा, जब पावर प्लांट एंड मशीनरी सुबह से शाम चलेगा, भयंकर हीट जनरेट करेगा, उसको ठंडा करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? कूलेंट एंड ल्यूब्रिकेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन में कोई भी प्लांट एंड मशीनरी आ गया ना, सारा खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड। मशीन का है फैक्ट्री में, कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। चलो कूलेंट एंड ल्यूब्रिकेंट। मेरा खाली प्लांट एंड मशीनरी लाने से काम नहीं चलेगा, उसके संग में बहुत सारा स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट लाना पड़ेगा। तो मेरा अगला खर्चा आने वाला है स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट। हैप्पी 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 हैप्पी। मेरा अगला खर्चा आने वाला है फैक्ट्री का रेंट, जो उन्होंने कहा था। मेरा अगला आने वाला है इनडायरेक्ट वेजेस। जो डायरेक्ट वाला है वो ऊपर गया, बाकी जो डिपार्टमेंट के आदमी लोग थे उनका वेजेस इनडायरेक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा एक और बताए, पावर एंड फ्यूल कितनी और लिखेगा? लिख दिया भाई। अच्छा एक और क्वेश्चन का आंसर दो तो। मान लो एक जगह फैक्ट्री का है, अगर हम रेंट पे लिया तो रेंट का खर्चा, और बाई चांस इस जगह को हम खरीद ले, फैक्ट्री की जगह को खरीद ले, और ये जगह को हम खरीद लिया, तो एक बात बताओ, फैक्ट्री बिल्डिंग को मैंने खरीदा 1 करोड़ रुपया में। मान लो फैक्ट्री बिल्डिंग है, मैंने खरीदा 1 करोड़ में। तुम बताओ जो फैक्ट्री बिल्डिंग मैंने खरीद लिया, फैक्ट्री बिल्डिंग मैंने खरीद लिया, जो लैंड एंड बिल्डिंग मैंने खरीद लिया, क्या लगता है लैंड एंड बिल्डिंग का खर्चा पीएल में जाएगा या बैलेंस शीट में? और अगर ये बैलेंस शीट में जाएगा तो बताओ पीएल में इसका क्या आने वाला है? क्या लगता है लैंड का डिप्रिसिएशन होता है? लैंड का डिप्रिसिएशन होता है, पर बिल्डिंग का तो होगा। तो और मान लो कि फैक्ट्री बिल्डिंग है और मैंने खरीद लिया, तो उसका डिप्रिसिएशन भी कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। रेंट पे लिया तो रेंट का खर्चा, खरीद लिया तो डिप्रिसिएशन मेरा खर्चा। तो एक और लिख देते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग। का डिप्रिसिएशन हो गया, या मान लो कुछ रिपेयर मेंटेनेंस करना हुआ या इंश्योरेंस करना पड़ा, वो सब ठीक। यानी सरल भाषा में कोई भी मशीन रिलेटेड खर्चा रहा, कहां जाने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक। एक छोटा सा ट्विस्ट लेकर आए। अगर हम बोले एक पर्टिकुलर मशीन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही लाए हैं, कोई एक मशीन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लाए हैं, इससे खाली वही प्रोडक्ट बनेगा और कुछ नहीं बन सकता, तब बताओ मशीन रिलेटेड जितना खर्चा रहा वो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है? अरे क्या है? हम बोले एक ही प्रोडक्ट के लिए लगा, तब तो डायरेक्ट हो जाएगा, तब पता है उससे रिलेटेड सारा खर्चा कहां चला जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में। पर कुछ ना बोले, हम लोग मानते हो सबके लिए लगा। चलो डन। अब एक काम करते हैं, अब अगला एडमिन ओवरहेड नहीं जानेंगे, अगला जानते हैं सेलिंग ओवरहेड। अब सेलिंग ओवरहेड का एग्जांपल ना मेरे से ज्यादा तुम लोग जानता है। बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मेरे को गुड्स को बेचना है, गुड्स को प्रमोट करना है, तुम लोग बताओ उसके लिए खर्चा क्या क्या लगेगा? पहला मेरा एडवर्टीजमेंट का खर्चा, अगला बोलो क्या? सेल्स प्रमोशन या मार्केटिंग, और बोलो खर्चा क्या? क्या? एक सेकेंड, वेरी गुड, सेकेंडरी पैकिंग। याद है प्राइमरी पैकेजिंग ऊपर जाता था, सेकेंडरी पैकिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता था, और बोलो खर्चा क्या? 1 मिनट, वेरी गुड, क्या? कोई बताया कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड के बीच का डिफरेंस क्या? कैरेज इनवर्ड मटेरियल को लाने का खर्चा परचेज में जोड़े, और कैरेज आउटवर्ड फिनिश गुड्स को बेचने का खर्चा, वो कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और बोलो एक काम करना, लिखते हुए चलते हैं। चलो मेरा पहला एडवर्टीजमेंट, इसको ना घर जाके आंख बंद करके लर्न करने मत बैठ जाना। एग्जाम में बहुत कुछ दिया रहेगा, बोलेगा क्लासिफाई करो कौन सा कहां जाएगा, और नाम पढ़ के तुम लोग अपने आप समझ जाएगा कौन सा कहां जाएगा। फैक्ट्री या मशीन है, फैक्ट्री ओवरहेड। कोई भी गुड्स को बेचने का खर्चा लगा, सेलिंग ओवरहेड। एडमिन क्या है बाद में जानेंगे। चलो मेरा अगला है पॉइंट नंबर 2, सेल्स या सेल्स प्रमोशन। मेरा तीसरा है फ्री सैंपल। फ्री सैंपल मतलब समझ में आया? फ्री सैंपल
कहीं मॉल में जाएगा ना, तुमको फ्री में कुछ दे देगा, और फ्री वाला चीज हम लोग ठीक जाके ले लेंगे। ये याद करो, ये हमारा है। हम तो भैया कहीं पे भी रहे, कहीं फ्री में बढ़ रहा है, तुरंत जाएंगे, लेकर आएंगे, बाद में यूज करेंगे, देखेंगे क्या करना है। बताओ, जो फ्री में वो सैंपल बांट रहा है, जो फ्री में सैंपल बांट रहा है, वो इफेक्टिवली एक तरह का क्या कर रहा है? एडवर्टीजमेंट तो कर रहा है। कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तुम लोग को आइडिया, पतंजलि के अंदर में भी नूडल्स आता है, वो खाया हुआ है। हम एक बार गए थे ऋषिकेश, हरिद्वार में ना पतंजलि का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, ठीक। तब पता चला वहां पे अचानक से पतंजलि नूडल्स, उस समय नूडल्स जैसे बहुत खाता था तो हम सब छोड़ दिया। हम बोला भाई मजा आ गया, ऋषिकेश में नूडल्स मिल रहा है, लेकर आए फ्री का, घर में बनाए, आकर खाए, और वो आखिरी दिन था जब हम नूडल्स खाया। उसके से हम नूडल्स खाना ही छोड़ दिया। बाबा रामदेव, पता है ना पतंजलि बाबा रामदेव का है, योगा सिखाने आए थे, अच्छा खासा बिजनेस सिखा के चले गए। देखे ना बाबा रामदेव, अरे सुबह 5 बजे ये जो करते रहते हैं, हम भी सुबह जल्दी उठ के करते हैं उनके संग में योगा। एक बार एक काम करें, तुम लोग एक दिन योगा क्लास करेगा, अभी तो नहीं, एक बार 1 महीना बीत जाए, फिर ना हम तुम लोग को बताएगा, नेक्स्ट डे हमारा योगा क्लास है, हम यहां पर बैठेंगे पालती मार के ऊपर में, और तुम लोग सब योगा करेगा मेरे साथ, अनुलोम विलोम, ये पेट वाला जो डांसिंग है। चलो अगला, मस्त, पॉइंट नंबर 4। चलो मेरा अगला क्या आने वाला है? सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकिंग ऊपर गया, सेकेंडरी पैकिंग नीचे आएगा। ये सब आइटम ढंग से सुनना, इनमें से हम कोई 10 आइटम पूछेगा, तुम लोगों को खाली बताना है कौन सा ओवरहेड का पार्ट बनेगा, और कुछ नहीं पूछेंगे, बता दोगे? अरे वाह, सर हम भी खाए थे, नूडल से भरोसा उठ गया, क्या बात है। चलो मेरा अगला है सेकेंडरी पैकेजिंग। मेरा अगला है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड माने यहां से फिनिश गुड्स को बेचने के लिए जो खर्चा लगा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगला बताओ, तो ये खर्चा सेल्समैन सैलरी, जो सेल्समैन का सैलरी है, सेल्समैन का काम क्या? जा जाके घर में बेल बजाएगा और बैठ बैठ के एडवर्टीजमेंट करेगा, ये प्रोडक्ट ले लीजिए, बहुत अच्छा है, ले लीजिए ना, एक बार ट्राई तो करिए ना। तो इफेक्टिवली क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगला सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन, दोनों चलेगा। जूली जी एक बहुत अच्छा आंसर दे रही है, वेयरहाउस चार्जेस। बताओ, जितना जैसे ही मेरे फैक्ट्री से निकला, ये फिनिश गुड जाने वाला है, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला है उसके वेयरहाउस में। अब जो वेयरहाउस का रेंट हो गया, जो वेयरहाउस का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो वेयरहाउस में आदमी लोग बैठे हैं उनका सैलरी हो गया। ये क्या लगता है, गुड्स को बनाने के लिए लग रहा है या बेचने के लिए लग रहा है? तो और बेचने के लगा तो कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरा अगला वेयरहाउस चार्जेस। एक और मेरे माइंड में अच्छा एक क्वेश्चन आया, अब अगला बताना। पता है बहुत सारा डिलीवरी व्हीकल हमारा कंपनी रखता है, जिससे क्या करता है, जिसमें डाल डाल के फिनिश गुड्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो डिलीवरी व्हीकल का वही काम है। अब मान लो एग्जांपल है, वो डिलीवरी व्हीकल हम लोग खरीदे 15 लाख में, ठीक। क्या लगता है, जो डिलीवरी व्हीकल का खर्चा 15 लाख है, जो डिलीवरी व्हीकल का खर्चा 15 लाख है, खरीदने का खर्चा 15 लाख है, क्या लगता है डिलीवरी व्हीकल का खर्चा 15 लाख पीएल में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा? और अगर ये बैलेंस शीट में गया तो बताओ पीएल में क्या आने वाला है? और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रॉ मटेरियल लाना या फिनिश गुड्स को बेचना? तो जो भी भैया फिनिश गुड्स को बेचने का खर्चा है वो कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अगला आएगा डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल। मेरा अगला आफ्टर सेल सर्विसेज। एक और गुड्स को बेच दिए, उसके बाद अगर बाई चांस कोई कस्टमर सपोर्ट लगेगा तो ये भी मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। गुड्स को बनाने का तो खर्चा था नहीं है। एक और होता है इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। तुम लोग आज तक कभी एग्जीबिशन में गए? होता है ना राखी का एग्जीबिशन, कोई गिफ्ट आइटम का। तो बड़ा बड़ा कंपनी लोग क्या करता है, जो नया प्रोडक्ट बनाता है उसका एक एग्जीबिशन लगाता है, और एग्जीबिशन करने का बहुत खर्चा लगता है। और ये जो भी एग्जीबिशन लगाया है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आदमी लोग आए, इसके प्रोडक्ट को देखे, अच्छा लगा तो खरीदेगा, तो एक तरह का मार्केटिंग ही तो है। तो मेरा अगला आने वाला है इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन।
चलो डन, बस एडमिन ओवरहेड लिखते हैं फटाफट 5 मिनट में, दैट्स इट। फिर सीधा शुरू करते हैं मेरा इंसेंटिव राउंड। बताते हैं 2 मिनट के टाइम तो बताते हैं। चलो डन, चलो मेरा आखिरी ओवरहेड है एडमिन ओवरहेड। तुम लोग तो एडमिन ओवरहेड कहां का खर्चा, मेरा पहला दिन याद करना जो हम डायग्राम बनाया था, एक फैक्ट्री था, एक हेड ऑफिस था और एक मेरा मार्केटिंग वाला था। बताओ एडमिन ओवरहेड कहां का खर्चा, हेड ऑफिस का। और याद है मेरा एडमिन ओवरहेड रहता था 2 तरीका का, एक ऊपर जाता है प्रोडक्शन नेचर और एक जनरल या मार्केटिंग नेचर। अब तुम लोगों को कैसे पता चलेगा एग्जाम में क्या है? अब एक काम करता है, कुछ कुछ नाम बोलेगा, तुम लोग देखना खुद ही बता देगा उसका नेचर क्या। ठीक, खेले कि तुम लोग के संग? अभी लिखता मत। एक है प्रोडक्शन नेचर, एक है जनरल या मार्केटिंग। इसको मैंने नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2। बहुत सारे नाम बोलेगा, तुम लोग बताना है 1 में जाना चाहिए 2 में। ठीक, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। क्या? एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग 1। एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू वर्क्स, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू मार्केटिंग। प्रोडक्शन डायरेक्टर का सैलरी, हमारे हेड ऑफिस के अंदर में डायरेक्टर बैठे हैं, मान लो प्रोडक्शन डायरेक्टर जो है उसका सैलरी 1 में जाएगा या 2 में जाएगा? प्रोडक्शन डायरेक्टर नाम बता रहा है, प्रोडक्शन कहां जाएगा? 1 में जाएगा। अगला बोले मार्केटिंग डायरेक्टर का सैलरी, अगला हम बोले डायरेक्टर का सैलरी। अगला हम बोले डायरेक्टर का सैलरी। फिर वो डायरेक्टर, अगर हम खाली बोले डायरेक्टर तो नाम से क्या प्रोडक्शन नजर आया, नाम में क्या मार्केटिंग नजर आया? जो ना प्रोडक्शन होता है ना मार्केटिंग, पता है वो क्या होता है? जनरल। और अगर वो जनरल है तो सीधा कहां जाने वाला है? 2 में। यानी सरल भाषा में देखे, पता है जो खाली प्रोडक्शन रिलेटेड है ना, कैसे पहचान होगा? चोक खोल के देखना। चोक मने समझ आते ना, बंगाल में चोक मने आंख। इस क्लास में कोई बंगाली है? हाँ, सही बोलो ना, चोक मने आंख। আমার বাংলা খুব ভালো, আমি তোমাকে শোনাবো, तुम खुश, सब खुश। আমি শিখে, हाँ আপনি আমাকে শিখায়, আমি আপনাকে ক শিখায়, আপনি বাংলা। हाँ ফিস लेबे ना, ভালো ছেলে। चलो हम क्या बोला, एग्जाम में ना बहुत सारा खर्चा दिया रहेगा, हेड ऑफिस का बहुत सारा खर्चा दिया रहेगा। चौक खोल के देखेगा, कहीं पे भी लिखा रहे हेड ऑफिस का खर्चा रिलेटेड टू प्रोडक्शन या वर्क्स या मैन्युफैक्चरिंग या रिलेटेड टू फैक्ट्री या प्रोडक्शन डायरेक्टर। मर्द को दर्द नहीं होता। प्रोडक्शन डायरेक्टर का सैलरी, जैसी वर्ड प्रोडक्शन आ जाए, क्या देखेगा? प्रोडक्शन। क्या देखेगी? बोतल किसका बोतल है? जैसी यस सर आउच। ये आउच क्यों लिख रहा है? लगा मेरे को लिख रहा है आउच। चलो सुनो, यानी जैसे शब्द प्रोडक्शन आ गया, हेड ऑफिस का खर्चा रिलेटेड टू प्रोडक्शन या वर्क्स या मैन्युफैक्चरिंग या क्या बोलते हैं फैक्ट्री, जैसे ही 4 में से एक वर्ड आया ना, वो एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गया। और इसके अलावा मार्केटिंग वर्ड आया, वो नीचे वाला हो गया। और जिसमें कुछ नहीं आया वो जनरल है, और जनरल भी किसके संग में लिखते हैं? मार्केटिंग। सही बताया, हेड ऑफिस के अंदर में जो मेन काम होता है वो प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं रहता, उसके लिए तो पूरा फैक्ट्री बनाया गया है। तो प्रोडक्शन का डिसीजन के लिए थोड़ी बार कॉल करता रहेगा, भाई क्या करूं, बोले गवा रहेगा, कर ले जो कर रहा है। यानी हेड ऑफिस के अंदर में जो मेन काम होता है वो मार्केटिंग का होता है, और कोई अलग से नेचर ना पता रहे तो वो जनरल नेचर रहा, वो भी कहां जाएगा? पॉइंट नंबर 2 में। तो बोले हेड ऑफिस के अंदर में खर्चा लगता क्या है? अब एक ही लाइन में सारा सल्टा है, हेड ऑफिस की जगह का रेंट। हाँ, हेड ऑफिस में पावर आना चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी आना चाहिए?
वेरी गुड। हेड ऑफिस में बहुत सारे आदमी लोग हैं, उनका सैलरी। हेड ऑफिस में डायरेक्टर लोग बैठे हैं, उनका रेम्यूनरेशन। हेड ऑफिस में जाकर देखना कम से कम 200 कंप्यूटर रहेगा। और तुम लोग बताओ, जो कंप्यूटर है ये पीएल में जाता है या बैलेंस शीट में जाता है? और अगर ये बैलेंस शीट में जाएगा, पीएल में इसका क्या आने वाला है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस कंप्यूटर हो गया। अगला ऑडिटर का फीस। तुम बोलेगा ऑडिटर कौन है? कौन है बताते हैं। अगला लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस मतलब काफी बार होता क्या ना, एक कंपनी जब बिजनेस कर रहा है तो हमारा जो वहां बैठे हैं ना दिल्ली में, उनके बड़ा खोचा रहता है। हर कुछ दिन में एक लव लेटर भेज देते हैं, आपने ना इतना इनकम टैक्स नहीं दिया, आपने ना इतना जीएसटी नहीं दिया। दुनिया भर का लेटर आते रहेगा। और हटाओ, हमारे पास भी आते रहता है। जब पहली बार जब मेरे पास है ना, हम डर गया। हम बोला भाई पास इनकम टैक्स का लेटर आ गया कि हमको जेल ना ले जाए। अब आजकल तो वेट करते हैं यार, बहुत दिन से आया क्यों नहीं। कुछ नहीं करना, जैसे ही आते हैं, जैसे ही लेटर आया हम सीधा पकड़ाता है इसको। तुम बोलेगा कौन है ये लॉयर है। लॉयर नहीं, लॉयर ये लॉयर है। हम बोलता भाई एक केस आया, जाके मेरे बिहाफ में लड़ ले। ये अपना सल्टा देता है, पर भैया फोकट में थोड़ी काम करेगा, उसके लिए रुपया मेरे से लेगा ना। तो इसका फीस को क्या बोलते हैं? लीगल चार्जेस। डन। यानी प्रोडक्शन रिलेटेड के लिए वर्ड यूज करेगा, प्रोडक्शन वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब। कुछ ना बोले तो जनरल, मार्केटिंग बोल दिया तो मार्केटिंग है ही। यानी मैक्सिमम खर्चा पता है 2 में ही जाता है, 1 में हार्डली कोई खर्चा जाएगा। चलो भाई काम करें, फटाफट लिखते हैं हमारा आज का आखिरी 2 शब्द। हैप्पी गाइस, हैप्पी। क्या बात है सर, रिसेप्शनिस्ट का सैलरी पूरे हेड ऑफिस में डायरेक्टर नजर नहीं आया, सारे मैनेजर नजर नहीं आया, रिसेप्शनिस्ट नजर आया। अब रिसेप्शनिस्ट जो है वो प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन तो ले नहीं पाएगी, ना मार्केटिंग रिलेटेड, तो ना प्रोडक्शन है ना मार्केटिंग, वो जनरल है। पॉइंट नंबर 2 में बोलिए। अगर प्रोडक्शन रिलेटेड कोई लीगल केस आया जिसके लिए लॉयर को हायर किया गया, तब देखो वर्ड आ गया ना प्रोडक्शन रिलेटेड, तब वो कहां चला जाएगा? इधर। तो जब वर्ड आ गया ना कहीं पर भी प्रोडक्शन रिलेटेड, वो 1 में, बाकी सब 2। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? राशि। अरे वाह, राशि धनराशि। हाँ बोलो। देखो, फैक्ट्री के अंदर में जो फाइनेंस वाला है वो ओनली फैक्ट्री रिलेटेड ही वर्क करेगा। वो बाकी कोई कंपनी का हेड ऑफिस का तो एंट्री पास करेगा नहीं, वो ओनली फैक्ट्री रिलेटेड ही काम करेगा। तो सिर्फ वो फैक्ट्री रिलेटेड काम करेगा। फैक्ट्री में बैठा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड में गया। ऑफिस ओवरहेड में क्या आता है? हेड ऑफिस के अंदर में जो आदमी लोग बैठे हैं उसमें भी फाइनेंस वाला रहेगा। वो खाली फैक्ट्री का नहीं, वो तो पूरे कंपनी का अकाउंटिंग करता है, वो ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। बोलिए। देखो वापस से क्वालिटी रिलेटेड आया। अब आया अगर लीगल नोटिस, प्रोडक्शन रिलेटेड है, फैक्ट्री रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड, कुछ भी रहे, सीधा रिलेटेड टू प्रोडक्शन। चलो एक काम करें, यहां पहला लिखते हैं पॉइंट नंबर ए। चलो पहला लिखते हैं पॉइंट नंबर ए, सेक्शन 143। हमको सेक्शन सुना रहा है। अब बार हम लोग पुराने वाले कंपनीज एक्ट वाले थे, इसलिए हम सेक्शन से रिलेट नहीं कर पाएगा। कंपनीज एक्ट 1956 वाले हम लोग पढ़े हुए हैं। वेरी गुड स्वप्ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, एक वेट करो। चलो पहला लिखते हैं मार्केटिंग या जनरल। बता दे संदीप, एक मिनट को खत्म करने दो। अब मेरा इसके अंदर में क्या आने वाला है? मेरा पहला ऑफिस रेंट। अब ऑफिस का रेंट ये तो नहीं बताया प्रोडक्शन रिलेटेड है, ये भी नहीं बताया मार्केटिंग रिलेटेड है, मतलब जनरल में चला गया। अगला ऑफिस का रेंट हो गया। अगला इलेक्ट्रिसिटी। अगला ऑफिस वालों का सैलरी। अगला डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन।
अगला डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंसेस। ऑफिस अप्लायंस जनरली कंप्यूटर रहता है। तो देखो, एक ही लाइन में सारा सल्टा दिया हेड ऑफिस का खर्चा। मेरा अगला है ऑडिट फीस। मेरा तीसरा है लीगल चार्जेस। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है ऑडिट फीस मतलब क्या। ऑडिट फीस नाम खुद बता रहा है किसको दिया जाएगा, ऑडिटर को। अब जो ऑडिटर होता है वो कौन है, तुम लोग के सिलेबस में एक सब्जेक्ट भी है ऑडिट। ऑडिटर कौन होता है, एक इंडिपेंडेंट आदमी जो कंपनी में आकर चेक करता है सब कुछ वो लोग सही से कर रहे हैं ना। एक क्वेश्चन पूछे तुम लोग को, लॉ का है, बेसिक लॉ का है। एक कंपनी के ओनर कौन होते हैं, डायरेक्टर या शेयर होल्डर। पर डे टू डे बेसिस पे डिसीजन कौन लेता है, पर मालिक तो भैया शेयर होल्डर है। आप सोचो ना, रिलायंस के अंदर में करोड़ों शेयर होल्डर है, वो लोग करोड़ों मालिक है, क्यों लोग जाके डेली डिसीजन लेंगे। मुकेश को ले आए, मुकेश मेरा कंपनी है, तुम मेरे हिसाब से कर। तो होता क्या, सारे शेयर होल्डर के लिए पॉसिबल नहीं है डे टू डे डिसीजन लेना, इसके लिए वो लोग डायरेक्टर को बिठा रखा है। अब वो सही से काम कर रहे हैं ना, वो सही से अकाउंटिंग कर रहा है ना, ये हम लोग का पूरा पूरा अधिकार है चेक करवाने का। तो हम लोग सारे शेयर होल्डर लोग मिलके एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं जो मेरे बिहाफ में चेक करेगा सब सही हुआ या नहीं। और ये मेरे बिहाफ में चेक करेगा हेड ऑफिस में जाके सब कुछ सही हुआ है नहीं, इसके लिए पैसा लेगा ना। तो ये जो पैसा लेगा ये क्या है, ऑडिट फीस। एकदम होता है कॉस्ट ऑडिट, हाँ एकदम होता है, हर कंपनी को करवाना जरूरी है। हाँ, कॉस्ट ऑडिट में तुम्ही लोग का अधिकार है। स्टैट्यूटरी ऑडिट सीए वालों का, कॉस्ट ऑडिट सीएमए वालों का। नहीं, पूरा नहीं कर सकते, ठीक, सब भाई बहन है ना, सबको थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए ना, ठीक। तो देखो, जो हमारा ऑडिटर है ये हेड ऑफिस में जाकर चेक किया सारा अकाउंट सही है या नहीं, इस चीज के लिए पैसा चार्ज करेगा। नाम क्या है, ऑडिट फीस। तुम लोग नाम सुना है बिग फोर, जो ऑडिटर, जो बड़े बड़े वर्ल्ड के 4 बिग फोर, बोलो नाम कौन कौन है। पीडब्ल्यूसी, EY, डेलॉयट, KPMG। पीडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म, पीडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म नहीं पता, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। एक्सेंट EY, अर्नस्ट एंड यंग, पता है ना कि पहली बार सुन रहा है। डेलॉयट तो डेलॉयट ही है। KPMG, वेरी गुड। हम जस्ट अभी बोलने वाला तो KPMG का फुल फॉर्म बताएगा, उसको 10,000 देगा, पर इसके पहले बोल दिया, तब तक नहीं, तब तक तो वादा हुआ ही नहीं था। अरे वाह लड़का, यही तो राम है, मेरा 10,000 बचाया। नहीं, क्यों बनता है, जब ऑफर ही नहीं किया गया तो एक्सेप्टेंस कहां से हुआ था। चलो डन। तो ये जो ऑडिटर लोग हैं इनका फीस मिलेगा हेड ऑफिस से, कहां जाएगा, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। और लीगल चार्जेस मैंने बताया, कोई भी अगर बाई चांस कोई भी लीगल नोटिस आया कि आपने ये पूरा नहीं किया, आपने ये पूरा नहीं किया, ये पूरा नहीं किया, भैया जाएंगे लॉयर को, जा देख ले मेरे बिहाफ में, मेरे पास टाइम नहीं, जा। अब जब भैया मेरे बिहाफ में जाएगा, रुपया चार्ज करेगा ना। अब जो रुपया चार्ज करेगा, ये जो रुपया गया हेड ऑफिस से जा रहा है, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। पर इन्होंने सही बोला, कहीं बोलते ना लीगल चार्जेस है कोई प्रोडक्शन का डिफेक्ट की वजह से, कोई फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से, तब ये चला जाएगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन। चलो अगला लिखते हैं, पॉइंट नंबर बी, प्रोडक्शन। चलो अब बस ये लास्ट लाइन, फिर मैं क्विक फायर खेलूंगा तुम लोग के साथ। सर, ऑफिसर को ऑफिस टाइम में जो चाय कॉफी दिया जाता है वो तो प्रोडक्शन एंड ऑफिस दोनों लोग पीते हैं ना। मतलब ये इकोनॉमिकली फिजिबल कैसे निकालना कि प्रोडक्शन डायरेक्टर कितना चाय पिया, उसको हम लेके जाएगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन में। चलो अब मेरा रिलेटेड टू प्रोडक्शन का पहचान क्या है, क्वेश्चन में क्लियर कट वर्ड यूज करेगा, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन या वर्क्स या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग। तो बस इसमें एक ही एग्जांपल, क्लियर कट बोलेगा एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन या फैक्ट्री या वर्क्स या मैन्युफैक्चरिंग। और बताइए 4 वर्ड कौन सा हम यूज किया, फैक्ट्री ओवरहेड का 4 नाम वही तो है। याद करो, फैक्ट्री ओवरहेड का जो 4 नाम था वही तो वर्ड यूज किया है, बस संग में अगर एडमिन भी जुड़ जाए तो एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर।
या वो बोल देगा प्रोडक्शन डायरेक्टर का सैलरी। चलो डन 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 डन। अब एक काम करना, सबका चेहरा ऊपर। अब पहले तुम लोग से हम फटाफट क्वेश्चन पूछेगा, तुम लोग को वन वर्ड में आंसर देना है, कौन सा ओवरहेड रहेगा। ठीक, खाली वन वर्ड में, फैक्ट्री एडमिन सेलिंग, फैक्ट्री एडमिन सेलिंग। डन डन डन। कोई नीचे देखा आंख नोच लेंगे, मैं राक्षस हूं। चलो बताना, पहला। नहीं पहले को हमको ऐसे इन जनरल खेलने दो। ठीक, सेल्समैन सैलरी, 3 ओवरहेड का नाम बताना है, कहां पे जाएगा। ठीक है, ऑफिस का रेंट, और यहां पे हम नेचर नहीं बताया, मतलब कौन सा नेचर, जनरल। अगला बताना डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंसेस, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, कूलेंट एंड ल्यूब्रिकेंट, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, कहा जाएगा, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक्सपेंस। हम भैया पूरा कहीं से भी पूछेंगे। ठीक, अगला बताना कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। कल बताया था परचेज के कॉस्ट में जुड़ेगा, याद आ रहा है ये इशारा, याद आ रहा है इशारा। तो कैरेज इनवर्ड है, वो परचेज के कॉस्ट में जुड़ेगा, इसलिए सोच समझ के होश में जवाब देना। मेरा अगला पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री यूनिट पर कहीं एक और भी जगह जा सकता है, और हम बोले पावर एंड फ्यूल डायरेक्टली रिलेटेड, तब डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अगला कॉस्ट ऑफ मोल्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड। अगला बताना आफ्टर सेल सर्विसेज, अगला बताना वेयरहाउस चार्जेस, सेकेंडरी पैकेजिंग, अगला बताना हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट, क्या बात है, वेरी गुड। अगला बताना इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड। अगला बताना ऑडिट फीस, ऑफिस एंड एडमिन, लीगल चार्जेस, प्रोडक्शन डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, ऑफिस एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर। अच्छा एक और चीज याद आया, बस एक और लाइन लिखो ना फैक्ट्री ओवरहेड में, पॉइंट नंबर 8। और हम इतना सा क्वेश्चन पूछे जो अभी हम तुम लोग से पूछा, किसी को बुला के तुम लोग राइट आंसर दे देगा, दे दोगे, कॉन्फिडेंस है। पर इसमें गलत आने पे हम फिर रुपया मिलेगा। भाई एक पेज से हम क्वेश्चन पूछ रहे, उसमें भी नहीं सर। ठीक है, जितना देने का वादा करेंगे उतना ही लेंगे। सर आप ऐसा मत कीजिए, लूटेंगे बच्चों को। 50 रुपया देंगे, 500 रुपया देंगे। हम 500 देगा तो मेरे को 50 रुपया देगा। नहीं सर, चलो राहुल, ये तुम कैसा आंसर दे रहा है? बाकी लोग तो आंसर दे रहे हैं, लिख रहे डॉट डॉट। ये कैसा आंसर है, डॉट डॉट? सार्थक बोला सर जो पूछना है पूछो। अच्छा एक और होता है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, जो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। एक होता है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। तुम बोलेगा ये मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या होता है? मान लो ये हमारा एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के उस कोने में स्टोर्स डिपार्टमेंट है, लोग पलट के तो ऐसे देखा जैसे सही में है, उस कोने में स्टोर्स डिपार्टमेंट है, और मान लो ये वाले कोने में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल लगेगा वो स्टोर्स वाले से मांगेगा। अब स्टोर्स वाला बेचारा वहां से जब यहां तक लेकर आएगा तो सर पे लेके आएगा। वहां क्या छोटा छोटा फॉकलिफ्ट रहता है जो क्या करता है, उधर से यहां पर आया, प्रोडक्शन वाले को दे दिया, वापस चला गया। अब ये फैक्ट्री के अंदर में इधर से उधर जो फॉकलिफ्ट को लेके जा रहा है, खर्चा लगेगा ना। तुम लोग तो ये जो फैक्ट्री के अंदर में जो खर्चा लग रहा है, ये फिनिश गुड्स को बेचने का खर्चा है क्या? और वो रहता तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाता। क्या रॉ मटेरियल को फैक्ट्री के अंदर लाने का खर्चा है क्या?
वो होता तो परचेज में जुड़ता, ये तो फैक्ट्री के अंदर ही लगा ना इंटरनल मूवमेंट का खर्चा, कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। पता है ऐसे कॉस्ट का नाम क्या होता है? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। यानी फैक्ट्री में एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल लेकर गए, उसका जो खर्चा लगा, फैक्ट्री ओवरहेड। डन? ठीक, चलो अब एक काम करते हैं, जो तुम लोग से क्वेश्चन पूछना है पूछेंगे अभी, तुरंत नहीं, क्योंकि तुरंत तो ताजा ताजा याद है। अराउंड हाफ एन आवर बाद जब तुम लोग भूलेगा फिर मैं पूछूंगा, हाँ उससे बुलाएंगे। चलो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फैक्ट्री से निकल गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। हमारे लाइव ऑनलाइन में बहुत सारे डाउट है, एक और लाइव ऑनलाइन क्लास हो जाए फिर हम आराम से तुम लोगों का सारा डाउट ले लेगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। बहुत सारा लाइन आइटम दिया हुआ है, तुम लोगों को क्लासिफाई करना है ये कौन सा जगह में जाने वाला है। हैप्पी? कौन सा? जैसी वर्ड है इनडायरेक्ट ओवरहेड, कुछ ना बोले, फैक्ट्री ओवरहेड। चलो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या लिखा हुआ है। तुम लोगों ना बताना है कौन सा लाइन आइटम कौन से ओवरहेड में जाने वाला है। कंपनी इज अ मेटल एंड वुड कटिंग मैन्युफैक्चरर, मेटल और वुड को लाता है, काटता है। सेलिंग प्रोडक्ट टू द होम कंस्ट्रक्शन मार्केट, और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना बनाकर होम कंस्ट्रक्शन मार्केट में बेचता है। जैसे घर में मान लो बनाते हैं ना, ये बेड वेड सोफा चेयर टेबल ये सब, वही वो बना बना के बेचता है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2015। ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है अक्टूबर महीने का। हैप्पी? हैप्पी? पूरा क्वेश्चन तुम लोग समझ जाएगा, खाली अटकेगा पहला लाइन में। पहला लाइन देखो लिखा हुआ है सैंड पेपर। कोई बताओ सैंड पेपर का मतलब क्या? पूरा क्लास इशारा कर रहा है, करो नहीं, एक सेकंड, सैंड पेपर कैसे यूज करते हैं भाई? क्या मस्त लगा था, पूरा क्लास ऐसे किया था। क्या चीज के लिए यूज करते हैं? क्या क्या? ट्रेन चलाने के लिए। अच्छा, सरफेस को प्लेन करना, ट्रेन चलाने के लिए। हम बताते हैं, कभी भी अगर कंस्ट्रक्शन का काम देखिएगा, जैसे हमारे भी यहां जब बेंच और बंदा था, वुड को लाया गया, उसको पहले काटा गया। अब जो अनइवन सरफेस रहता है ना, उसको स्मूथ करने के लिए क्या करता है, एक सैंड पेपर लेते हैं, एक पेपर जो आराम से धीरे धीरे प्यार से घिसते हैं, प्यार से मतलब घिसते हैं, ठीक है। अगला ये एक ऑब्जेक्टिव है, या कोई भी जगह को थोड़ा और फाइन ट्यून करने के लिए, पॉलिश करने के लिए सैंड पेपर का प्रयोग किया जाता है। तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, ये जो कंपनी है उसका काम है ये सब बनाना। क्या लगता है जो आप बैठ के जो भी फर्नीचर बनाया इसको घिसने का काम तुम लोग के हिसाब से डायरेक्टर लोग करता होगा? तुम लोग के हिसाब से क्या सेल्समैन लोग करता होगा? तुम लोग के हिसाब से काम कहां होता होगा? कहां होता होगा? ऑब्वियस सा बात है, जहां पे चीज बन रहा है, और बनता कहां पर है? फैक्ट्री में। और अगर ये फैक्ट्री में बन रहा है तो मेरा कौन सा ओवरहेड में जाना चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड। अब माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकता है, सैंड पेपर डायरेक्ट मटेरियल क्यों नहीं है? एक बात बताओ, इस बेंच में कहीं सैंड पेपर नजर आ रहे हैं क्या? एक बार चेक करो ना। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो फिनिश गुड्स में नजर आए। सैंड पेपर क्या नजर आया? नहीं, तो डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों नहीं है? अब डायरेक्ट एक्सपेंस वो रहता जब कोई एक चीज एक ही प्रोडक्ट में यूज होता है। जो भी सैंड पेपर लेकर आना लेके आओ, उससे बेंच भी घिस देंगे, उससे चेयर भी घिस देंगे, उससे जो मन चाहो घिसा दो घिस देंगे। समझ में है ना? तो देखो यहां पे ये तो नहीं है कि ये सैंड पेपर एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज किया गया, वो तो किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, तो डायरेक्ट नेचर का नहीं है। और अगला ये काम कहां हुआ है? फैक्ट्री में, तो जाना भी किधर चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड। बोलो आया समझ में? अब एक काम करना, फटाफट बताना। अगला लाइन मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मैंने जस्ट बताया कहां जाएगा? अगला कूलेंट एंड ल्यूब्रिकेंट। अगला देखो वर्ड यूज किया मिसलिनियस इनडायरेक्ट। बताओ जैसे ही शब्द इनडायरेक्ट आया ओवरहेड, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनडायरेक्ट खर्चा लगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो पहला चारों फैक्ट्री ओवरहेड चल रहा है। मेरा अगला है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर। ये क्या है? डायरेक्ट खर्चा है लेबर का, यानी क्या है?
डायरेक्ट वेजेस, यानी ये तो डायरेक्ट वेजेस हो गया, और ये पहला चारों क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड। अब अगला 6 लाइन साथ में देखो। मटेरियल 1 अक्टूबर, मटेरियल 31 अक्टूबर, ओपनिंग क्लोजिंग। मेरा एफजी 1 अक्टूबर, एफजी 31 अक्टूबर, ओपनिंग क्लोजिंग। मेरा डब्ल्यूआईपी 1 अक्टूबर, डब्ल्यूआईपी 31 अक्टूबर, ओपनिंग क्लोजिंग। तो तीनों तरह का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है। अब अगला देखो, जैसे ही अब अगला बताना, प्लांट, वर्ड आया प्लांट, कहीं पे वर्ड स्पेसिफिक है, ट्रेसेबल है, वो रहे तब डायरेक्ट रहेगा, वैसा कुछ ना रहे तुम लोग प्लांट रिलेटेड सारा खर्चा, प्लांट 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 नहीं सॉरी ये प्लांट नहीं, बताओ ये चारों में प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा है, चारों प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा है, बताओ मशीन रिलेटेड सारा खर्चा कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। पहला प्लांट को लीज पे लिए, और बोलता ना एक स्पेसिफिक प्लांट को लीज पे लिए, वर्ड क्या रहता? अगर स्पेसिफिक तब तो डायरेक्ट एक्सपेंस रहता, स्पेसिफिक वर्ड है, ट्रेसेबल है, डायरेक्ट है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड। अगला प्लांट का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड, प्लांट का प्रॉपर्टी टैक्स फैक्ट्री ओवरहेड, प्लांट का इंश्योरेंस फैक्ट्री ओवरहेड। कहीं पे भी वर्ड प्लांट एंड मशीनरी आ गया ना, फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड। तो मेरा अगला चारों जाने वाला है फैक्ट्री ओवरहेड। मेरा अगला डायरेक्ट मटेरियल परचेज, डायरेक्ट मटेरियल परचेज, बताओ ये क्या निकालने में काम आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये दिया हुआ है सेल रेवेन्यू, एक सेल बोलो या रेवेन्यू बात एक ही होता है, कॉस्ट शीट का लास्ट लाइन। ओके, अगला मार्केटिंग प्रमोशन, मार्केटिंग वाले का सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस कॉस्ट, तो मेरा ये चारों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। क्या आप लोग स्वयं बनाने का प्रयास करोगे? तुम बोलेगा फैक्ट्री ओवरहेड में तो इतना सारा चीज है, कैसे लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब प्राइम कॉस्ट तक पहुंचा, फैक्ट्री ओवरहेड सारा खर्चा डिटेल कॉलम में, टोटल बाहर। डन। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, घड़ी देखकर खत्म करेंगे 10 मिनट के अंदर। तुम चाहो तो वर्किंग नोट बनाओ हर एक चीज का, या फिर डिटेल कॉलम बनाओ, दोनों चलेगा। ओ माय गॉड, हमारे प्रतीक ने कहा डन, जूली ने कहा डन, रोहित ने कहा डन। प्रतीक तो बोल रहा है सर प्रॉफिट आया 3 लाख, ऑफलाइन वालों कब खून खोलेगा तुम लोग का? ओ माय गॉड। प्रतीक जी आप कहां के रहने वाले हैं? जूली जी ने कहा डन, स्वप्ना ने कहा डन। सबसे पहले हमारे कंपनी का नाम, हमारा कंपनी का नाम दिया हुआ है क्या? सर प्लीज क्वेश्चन शो कर दीजिए। ध्रुविका ये मेरा पीडीएफ ना ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में डाला हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में देखो फर्स्ट चैप्टर का पूरा पीडीएफ है। कंपनी का नाम क्या? मैसेज डॉट 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 डॉट। चलो बनाना क्या है? कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 छत्तीसगढ़। क्या बात है। जूली जी आप कहां के रहने वाले हैं? सबका पता करे, सब लाइव ऑनलाइन कहां के रहने वाले? वाओ। कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 फॉर अक्टूबर 2015। दिल्ली से सर, अरे वाह मेरा ससुराल। नहीं हेडक्वार्टर्स दिल्ली। चलो मेरा कॉस्ट शीट का पहला लाइन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ये तीनों वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तीनों वैल्यू डिटेल कॉलम में लिखना, टोटल बाहर। सर मैं देहरादून, सर मैं नोएडा, सर आई एम फ्रॉम कोलकाता। देहरादून तो मेरा फेवरेट जगह है, हम हर साल जाते हैं।
ऋषिकेश के लिए देहरादून जाना होता है ना। नोएडा तो मेरा सुपर फेवरेट जगह है, हम हर साल उसको पार करते हैं, मथुरा वृंदावन जाते हैं ना जब दिल्ली से। भारत का कौन सा ऐसा कोना जहां रंजन नहीं गया? कहां पे? नागालैंड, हाँ गए ना। एक सेकंड, वैसे रंजन गांव भी गया हुआ है। मेरा फ्रेंड का पोस्टिंग हुआ था, मुझसे मिलने गया था। हाँ वाला मेरे नाम का गांव तो देखकर है कैसा है, मस्त। सर मैं पुणे तो सुपर फेवरेट जगह है। वडोदरा गुजरात में जाते रहता हूं। राजस्थान वो तो हर साल का है, ओरिजिन तो राजस्थान से ही है। आसाम ससुराल का एक ब्रांच। बीकानेर हम तो वहीं पे फ्लाइट लैंड करते हैं अपना ससुराल जाने के लिए। छोड़ो ना, अभी हमको और किसी का नहीं जानना है। पंजाब मेरा नानी बाड़ी है। पटना ससुराल का एक ब्रांच। झारग्राम, पुणे, गुवाहाटी, पटना। ठीक है, एक बार लास्ट में ना बनाएगा, मैप बनाएगा, ठीक है? अभी पढ़ लेते हैं। सर गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे हो भाई? बता रहे हैं, डरा रहे हैं। हरियाणा, ओ माय फेवरेट जगह। कोई विदेश का है वो बताओ, तब तो आए मजा। नेपाल हमारा भाई है। विदेश का है, कहां का है? नेपाल भाई है। हाँ, एक लड़का पिछले टर्म में दुबई का था। आई एम फ्रॉम गुजरात। क्या 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 क्या? सही में तुम्हारा ओरिजिन वहां से है? तुम पाकिस्तान का है? आ तो गया, जा नहीं पाएगा। सर मैं थाईलैंड। अरे क्या बात है। आई एम फ्रॉम धनबाद। सर मैं अर्जेंटीना। ओ माय गॉड। अब आप लोग फेंकना शुरू कर दिया, पढ़ाई कर लेते हैं। चलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखना मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ये रहा 1 लाख। सर थाईलैंड आओ जन्नत। समझ गया, हम सौरभ हम आया हुआ है, समझ गया। हम बहुत बहुत देश गया हुआ है। वो लोग बुलाते हैं, रंजन आओ ना, रंजन आओ ना। थाईलैंड में बुला रहे आपको। थाईलैंड हम अपनी इच्छा से गया था। चलो ऐड करते हैं परचेज। अब देखो ना, परचेज का वैल्यू ये रहा 11,50,000। मेरा क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ 1,25,000, माइनस कर देंगे। क्या कोई मेरे को एक बार रॉ मटेरियल कंज्यूम बताएगा? 1125। क्या मैंने यहां तक सही लिखा? सेकेंड लाइन आने वाला है डायरेक्ट वेजेस। अब देख मेरा डायरेक्ट वेजेस कहां दिया हुआ है, ये रहा। डायरेक्ट खर्चा है और लेबर लोग का, लेबर को तो वेजेस ही देते हैं और डायरेक्ट भी लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट वेजेस हुआ कितना है? 750। अब एग्जाम में आइदर वो डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल या ट्रेसेबल बोलेगा, या जो 5-6 एग्जांपल उनमें से कुछ देगा। पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है, और अगर कहीं नहीं है मतलब दोनों मिलाकर प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। चलो एक काम करें, ऐड करके निकाले प्राइम कॉस्ट कितना आएगा। कितना बोला? 18,75,000। आप प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करने वाले मेरा पहला ओवरहेड, जिसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखो हमारे क्वेश्चन में ना फैक्ट्री ओवरहेड का बहुत सारा एग्जांपल्स है। कितना आइटम है बताए? 1 2 3 4 ही तो है। अच्छा हाँ सॉरी, नीचे भी है। 5 6 7 8 चीज आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। अब ये 8 को हम लोग क्या करेंगे, एक एक नाम लिखेंगे डिटेल कॉलम में, टोटल करके बाहर। ठीक, डन। चलो वेरी गुड, बस बताते हैं दूसरा क्वेश्चन, 2 मिनट दो। ठीक, तो डिटेल कॉलम में लिखेंगे टोटल बाहर। तो कभी भी कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आए, शुरू में पहले क्लासिफाई कर लो,
बाद में क्वेश्चन करना लॉलीपॉप है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन करना। और ये चैप्टर है जो सीए हो या सीए में इंटर, गारंटीड हर टर्म में आएगा ही आएगा, 8 से 10 मार्क। और जब तक हमारे चैप्टर खत्म होगा इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि एग्जाम में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। चलो पहला है सैंड पेपर 5000, चलो मेरा अगला है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 175, मेरा कूलेंट लुब्रिकेंट 12500, मेरा इनडायरेक्ट लेबर 1,00,000, ठीक है यहां तक। अब नीचे में 4 और खर्चा आने वाला है। प्लांट का लीजिंग कॉस्ट, कहीं पे वर्ड अगर स्पेसिफिक आ जाता ना लिखा हो तो डायरेक्ट बन जाता। प्लांट लीजिंग कॉस्ट 135, प्लांट का डेप्रिसिएशन 90,000, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन प्लांट 10,000, इंश्योरेंस ऑन प्लांट 7,500, सुनो ना, कोई फैक्ट्री ओवरहेड का, खाली फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल किया है क्या? 535, पक्का ना? तुम लोग बोला हम लिख दिया, हम चेक नहीं किया है, विश्वास कर रहे हैं? मेरे विश्वास में विष का वास मत डाल देना। ये डायलॉग मेरा नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तुलसी का था। हाँ ये सब देखना चाहिए लाइफ में। व्हाट डू मीन बच्ची, तुम तो ससुराल से मरगा देखता, तुम बोला। चलो डन। चलो ऐड करते मिलने वाला है ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब मेरा ग्रॉस फैक्ट्री है, चलेगा, वो भी चलेगा। अब मेरा ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट कैसे आएगा? देख, प्राइम कॉस्ट तक ऑलरेडी आया हुआ था। अब इस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तभी तो ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आएगा। एक बार इन दोनों को ऐड करके बोलो ना, कितना आएगा? 24,10,000, पक्का ना? अब इसके बाद करने वाले हैं 2 एडजस्टमेंट ऐड करेंगे, ओपनिंग WIP, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग WIP। अब देख, मेरा ओपनिंग WIP दिया हुआ है 25,000, क्लोजिंग दिया हुआ है 35,000। ये आएगा -10,000, मैंने सही लिखा? अब जैसे ही इसको ऐड लेस करेंगे मेरे को मिलेगा नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। ये आएगा 24 लाख। अब इसके बाद आने वाला है मेरा 5 नया खर्चा। पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, नामो निशान नहीं। मेरा अगला आने वाला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, नामो निशान नहीं। एडमिन ओवरहेड का तो जिक्र ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। आप सोचो ना आगे बचा क्या? खाली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड क्लोजिंग एफजी। ना सेल और स्क्रैप है, ना प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है, तो यानी कुछ भी नहीं है। यानी यही क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि 5 चीज है ही नहीं तो सेम वैल्यू तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, है ना? नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के बाकी सब 0,0,0,0 है, तो ऐड करके ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद करने वाले हैं 2 एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी। कितना भैया ओपनिंग एफजी? 250, क्लोजिंग 375।
चलो ये शायद माइनस 125 आएगा ना। क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 22,75,000। क्या मैंने यहां तक सही लिखा? अब इसके बाद आएगा एडमिन ओवरहेड जनरल या मार्केटिंग, पर एडमिन ओवरहेड ही नहीं है। लास्ट में आने वाला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, गिन के 4 चीज, टोटल कॉस्ट, सेल पता है, प्रॉफिट। ट्राई करो इस क्वेश्चन को अपने आप खत्म करने का। जिनका हो गया वो लोग बता दो प्रॉफिट कितना आया। ठीक है, मेरा भी होने वाला, बस बोलो हो रहा है ना? पक्का पक्का पक्का। एग्जाम में हर लाइन के लिए एक एक मार्क रहता है। फैक्ट्री ओवरहेड तुमने सही निकाला, 1 नंबर मिला। रॉ मटेरियल सही निकाला, 1 नंबर मिला, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। प्राइम कॉस्ट सही निकाला, 1 नंबर मिला। तो बाई चांस कोई 1-2 लाइन आइटम क्लासिफिकेशन गलत हो जाए तो 0 नहीं मिलता, स्टेप मार्किंग मिलता है। अब मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पहला है मार्केटिंग प्रमोशन 150, मार्केटिंग सैलरी 250, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 175, कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट है, कस्टमर सर्विस कॉस्ट है 250। ये मिलाकर आएगा 825। क्या मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूं? जैसे ही ऐड करेंगे मिलाकर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल 31 लाख। अब ऐड करेंगे प्रॉफिट, मिलेगा सेल। क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया तो सेल मिल जाएगा, सेल दिया तो प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेल। चलो ऐड करेंगे प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, सेल वैल्यू कितना है? 34 लाख, प्रॉफिट आया 3 लाख। जो लोग भी मेरे से पहले किया उनका पूरा रेट था। क्या बात है, वेरी गुड। चलो डन 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 डन। चलो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन 5 मिनट में होगा, फिर करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट्स इट। और एक क्वेश्चन होमवर्क देना है, याद दिला के जाना, ठीक है? नहीं होमवर्क बहुत जरूरी है। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ये क्वेश्चन नंबर था 3। 4 नहीं करेंगे, 5 नहीं करेंगे, 6 कर चुके हैं, 7 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 डन। हमारे रोहित ने कहा डन। ये है लड़का, ये तुम लोग चाहो तो बदला ले सकता है इसे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा लड़ना क्यों है भाई? ठीक है, अरे लड़ने बैठ गई। क्वेश्चन 8 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें ना 1-2 अच्छा चीज है, एक बार तुम लोग से पूछता है, मन में एक उम्मीद है शायद आंसर दे देगा। The following data relate to manufacturing of a standard product during the month of April. अप्रैल महीने का कॉस्ट शीट बनाना है, ठीक है? पहला रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकाल कर दे दिया 1,80,000। चलो अभी तक तो तुमको भी नहीं दिखा, हमको भी नहीं दिखा, आगे पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 90,000। अब अगला बताओ, मशीन आर वर्कड, तुम लोग देखा मशीन रिलेटेड सारा खर्चा। अब मशीन कितना घंटा चला ये तो बता दिया 10,000। मशीन कितना घंटा चला ये तो बता दिया 10,000। अगले लाइन में देखो क्या बताया, मशीन जो चला ना उसमें रेट पर आवर लग रहा है 8 रुपया। तो मेरा तुम लोग से 2 क्वेश्चन है। पहला, मशीन रिलेटेड खर्चा कितना लगा? 80,000 नजर में आया? कैसे आया? 10,000 आवर चला और हर घंटे में लगता है 8 रुपया, तो 10,000 में कितना लगेगा? 10,000 इंटू 8, 80,000 दिया हुआ है। और सिंस ये मशीन रिलेटेड खर्चा है, पता है कहां जाने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड। यानी इससे क्या मिल गया? फैक्ट्री ओवरहेड 80,000।
अब आगे बोलते हैं एडमिन ओवरहेड रुपीज 35,000। अब रुको, एडमिन ओवरहेड के ब्रैकेट में ना प्रोडक्शन बोला ना मार्केटिंग बोला, तो बताओ ये क्या मानेगा? और अगर जनरल मानेगा तो ये ऊपर में जाएगा या नीचे में जाएगा? तो इसको नीचे में लेके चले जाएंगे, एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर। मानते हो? सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ है 5 रुपया। हाँ, सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कितना यूनिट बनाए? 4000। जिसमें कितना यूनिट बेचे? 3600। पता है इस लाइन में ना कुछ छुपा हुआ है। बोलो क्या छुपा हुआ है? मैंने कितना यूनिट बनाया? 4000। जिसने बेचा कितना? 3600। तो बोलो तो क्या नजर में आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रह गया। बोलो कितना यूनिट का? 400। ओपनिंग कुछ दिया हुआ नहीं है तो ओपनिंग कुछ नहीं है। बनाए 4000, जिसमें 3600 बेचा, बाकी 400 पड़ा रह गया। यानी इस क्वेश्चन में क्लोजिंग एफजी है। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ 125। कौन से रेट में बेचते हैं? 125 में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। अब तुम लोग तो यहां पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वर्ड भी यूज नहीं किया, परचेज भी कुछ नहीं किया, और क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल है ही नहीं, तो ये जो परचेज है वही कंज्यूम्ड रहेगा। तो पहला लाइन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पता है, डायरेक्ट वेजेस पता है, आया प्राइम कॉस्ट, मशीन रिलेटेड खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड। चलो ठीक है, तुम लोग बनाओ, अपने आप हो जाएगा। बोलो बस माइनस जब करेंगे ना क्लोजिंग एफजी 400 यूनिट के हिसाब से निकाल के करेंगे। हाँ, ओपनिंग नहीं है तो नहीं है। चलो फटाफट करें क्वेश्चन 8, बनाते हैं कॉस्ट शीट। ओह माय गॉड, लाइव ऑनलाइन से डन की बाहर। ऑफलाइन वालों कब खून खोलेगा तुम लोग का? चलो कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 फॉर अप्रैल 20x8, तो हम लोग भी वही लिख देंगे। चलो पहला लाइन है रॉ मटेरियल। अब ना परचेज बताया ना कंज्यूम्ड बताया, पर हमारे क्वेश्चन में ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक, तब तो ऑब्वियसली अगर यही परचेज है यही कंज्यूम्ड रहेगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,80,000। चलो मेरा अगला है डायरेक्ट वेजेस। देखो मेरा डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? 90,000। आराम से आराम से, पूरे क्लास को नहीं बताना है, अपने आप करो, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस होता जरूर लिखते, पर ना है ना वैसा कोई इंफॉर्मेशन है, यानी दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट। चलो प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करेंगे मेरा पहला ओवरहेड, जिसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया, पर अच्छा खासा हिंट दे दिया कि भैया मशीन चलता है 10,000 घंटा, मशीन रिलेटेड सारा खर्चा फैक्ट्री में लगेगा, और हर घंटे में रेट लगता है 8 रुपया। तो 10,000 घंटे का क्या लगेगा? 10,000 इंटू 8, 80,000। चलो मिलाकर आया ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। हाँ ठीक है यहां तक। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, तुम बताओ। हाँ? चलो चलो ठीक। अब इसके बाद मेरे को करना है 2 एडजस्टमेंट ऐड करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। देखा हमारे क्वेश्चन में डब्ल्यूआईपी का नामो निशान ही नहीं है, तो और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी नहीं है। जरा देखो तो कहीं पे वर्ड डब्ल्यूआईपी है क्या? और डब्ल्यूआईपी अगर है ही नहीं तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लिखकर 0, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लिखकर 0 लिखा चीप लगता है।
यानी दोनों नहीं है, इग्नोर करो। जो ग्रॉस है यही पता है क्या बन जाएगा, नेट। तो बोला वाह, आप तो थोड़ा घिसका के लिख दिए। एकदम एकदम ठीक। अब आएगा 5 नया खर्चा। अरे एक सेकंड, हम भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं और हम सही करेगा, ठीक है, तो मेरे से मैच कर लेगा। 5 नया खर्चा मेरा पहला है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। बताओ क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है क्या? नहीं। मेरा अगला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नहीं। एडमिन ओवरहेड है तो सही, पर प्रोडक्शन नेचर नहीं बोला, जनरल नेचर है। सेल और स्क्रैप नहीं है। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट नहीं है, यानी शॉर्ट ये क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो आया समझ में? अब इसके बाद करना है एड ओपनिंग एफजी लेस क्लोजिंग एफजी। ओपनिंग एफजी तो नहीं है, पर भैया ध्यान देना क्लोजिंग एफजी है। तुम बोला कहा है, हम लोग को नजर नहीं आया। मन की आंखों से देखो, नजर आएगा। 4000 यूनिट बनाए जिसमें 3600 बेचे, बाकी 400 पड़ा रह गया ना। तो जो बाकी 400 यूनिट पड़ा रह गया वो क्लोजिंग एफजी है, माइनस करेंगे क्लोजिंग एफजी। अब सुनो, अब एक बोलेगा नहीं, ठीक सुनो। अब क्लोजिंग एफजी में 400 यूनिट है, ये तो पता है, इसका वैल्यू नहीं पता। और एक बात बताते हैं, जब भी क्लोजिंग एफजी का वैल्यू ना दे, याद करो हम लोग 4 मेथड लगाते थे। याद है 4 मेथड का नाम क्या क्या था? फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। एक बात बताते हैं, इस क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं लगेगा, ये तो बहुत सिंपल है। बताओ कोई भी मेथड क्यों नहीं लगेगा? कारण क्या? ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है। सोचो ना, ये चारों मेथड तब लगता जब 2 तरह का स्टॉक रहता, एक ओपनिंग स्टॉक और एक प्रोडक्शन। तब सोचते ना पहले क्या गया, बाद में क्या गया, लास्ट में कौन सा गया। एवरेज के लिए भी 2 चीज चाहिए होता है, वेटेड एवरेज के लिए भी 2 चाहिए होता है। जब इस क्वेश्चन में खाली क्लोजिंग एफजी है, ओपनिंग है ही नहीं, यानी जो भी बचा वो इधर से ही बचेगा, ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं। समझे हम क्या बोला? अगर ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो जो करंट ईयर में बनाए उसी से तो बचेगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? देख तो कितना रुपया का खर्चा लगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा, 3,50,000। मेरा प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा क्या लगा, 3,50,000। और क्वेश्चन में देख के बताओ तो कितना यूनिट प्रोड्यूस किए। तो बताओ ये खर्चा लगा है कितने यूनिट को प्रोड्यूस करने का, 4,000। मेरा प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा लगा 3,50,000। कितना यूनिट बनाए, 4,000। तो ये खर्चा लगा है 4,000 यूनिट के लिए, तो पर यूनिट मिल गया। मेरा क्लोजिंग एफजी कितना यूनिट था, 400। इसका वैल्यू क्या आएगा? तो देखो एक सेकेंड, तो देखो अगर बाई चांस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी रहता ना, तब तो मेरे को पूरा वर्किंग नोट बनाना पड़ता कि ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी वैल्यू रेट क्या, प्रोडक्शन का क्वांटिटी वैल्यू रेट क्या, फिर कोई मेथड लगाते, फीफो है या लीफो या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। जब ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो करंट वाले से ही बचेगा, तब तो कैलकुलेशन बड़ा आसान है। प्रोडक्शन करने का खर्चा लगा 3,50,000, कितना यूनिट बनाए, 4,000। तो इतना लगा 4,000 के लिए, तो 400 का वैल्यू क्या, बोलिए। एकदम ओपनिंग स्टॉक रहता तो पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। बोलो आया बात समझ में? तो ओपनिंग स्टॉक नहीं रहना क्वेश्चन को बड़ा इजी बना देता है। एक बार सुनो, नहीं वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ ना। चलिए आएगा 35,000, यानी माइनस करते ही आएगा सीओजीएस 3,15,000। अब तो बस क्वेश्चन खत्म। अब अगला मेरे को ऐड करना है एडमिन ओवरहेड, जनरल या मार्केटिंग नेचर। देखना एडमिन ओवरहेड, जनरल, मार्केटिंग नेचर कितना दिया हुआ है, 35,000। नेचर नहीं बताया, प्रोडक्शन या मार्केटिंग, मतलब जनरल, नीचे ही जाएगा। और एक शायद बचा हुआ रह गया, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट 5 रुपया। अब यहां पे ना मजा आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है 5 रुपया पर यूनिट, 5 रुपया पर यूनिट। सेलिंग ओवरहेड हर एक यूनिट पे लगता है 5, ठीक है। हम एक हिंट दे, सेलिंग ओवरहेड हर एक यूनिट पे लगता है 5,
तुम लोग बताओ, एक यूनिट में 5 लगा तो मल्टीप्लाई तो यूनिट से करना पड़ेगा। कौन सा यूनिट से मल्टीप्लाई करें? जितना यूनिट बनाए या जितना यूनिट बेचे? बना या बेचे? बना या बेचे? ध्यान देना, सेलिंग ओवरहेड है, कितने यूनिट पे लगे? जितना यूनिट सेल करेंगे। तो सेल कितना यूनिट किए थे? 3600, तो लगेगा 3600 इंटू 5। कितना आया? 18,000 ना। चलो मिलाकर आया कॉस्ट ऑफ सेल। सुनो ना, एक बार कैलकुलेट करके बताना। 3,68,000। चलो ऐड करते हैं प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। देखो तो सेल दिया हुआ है क्या? सेल कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस हर यूनिट का वो 125 में बेचे। सेलिंग प्राइस हर एक यूनिट को बेचे 125 में। कितना यूनिट बेचे? 3600। तो टोटल सेल कितना आएगा? 3600 इंटू 125। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करो ना, कितना आ जाएगा? 4.5 लाख। अब बताना मेरा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 82,000। कैसे निकाले? जो भी सेल था माइनस कॉस्ट। ठीक, कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन? कैसा था? लॉलीपॉप। इसमें पता है मिस्टेक, पता है कहां होने का चांस था? क्लोजिंग एफजी। आदमी ना ध्यान ही नहीं देता क्लोजिंग एफजी है, वो नजर में आना जरूरी था। 4000 में 3600 बेचे, यानी 400 पड़ा रह गया। एंड बेस्ट पार्ट, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तब तो कैलकुलेशन भी बड़ा सिंपल था। डन डन डन। क्वेश्चन 9 आपका होमवर्क रहेगा। फिर करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। 9 देख लो, होमवर्क के लायक है ना? क्यों नहीं? भैया इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा। 1 जून 30 जून रॉ मटेरियल WIPFG दे दिया, ओपनिंग क्लोजिंग, परचेज दे दिया, वेजेस दे दिया, फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया, एडमिन ओवरहेड दे दिया रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेलिंग ओवरहेड दे दिया, सेल दे दिया। निकालना क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, COGS नेट प्रॉफिट। बोलो हो जाएगा? एक बात बताए, सेम क्वेश्चन सेम नंबर के साथ एग्जाम में एक बार भूल से आ गया था 10 मार्क का। हमको अभी भी लगता है ये भूल हुआ था। रंजन होगा, 2 नंबर का MCQ में देगा। CA के अंदर में आया था 10 मार्क का। जब हम क्वेश्चन पेपर देखा, हम बेहोश हो गया। घर वाले छीटा मारे, उठो उठो क्या हुआ? हम वापस पेपर देखा, वापस बेहोश हो गया। मेरे डम में नहीं आया। चलो डन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना, छोटा सा। तुम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ो मत, खाली देख के बताओ एकदम अच्छा लग रहा है ना। 1 अप्रैल रॉ मटेरियल WIPFG दे दिया, क्लोजिंग भी दे दिया, सेलिंग एक्सपेंस है, जनरल एडमिन सेल, प्रिपेयर कॉस्ट शीट। देखने से लॉलीपॉप लग रहा है। अब एक काम करते हैं, खाली पहला लाइन पढ़ते हैं, फिर करना स्टार्ट करते हैं, और तुम लोग से लास्ट में पूछेगा बताओ ये क्वेश्चन कैसा था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सर अच्छा है आपसे पेपर नहीं बनवाते इंस्टीट्यूट, हम इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट ले। चलो सुनो, अब थोड़ा सा ना हमको बस 1-2 क्वेश्चन का आंसर देना करने के लिए, ठीक है? सुनो, द बुक्स ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर अप्रैल। सारा इंफॉर्मेशन अप्रैल महीने का दिया हुआ है। पहला बोलता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 17,500। बताओ डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट मतलब ये क्या है? डायरेक्ट वेजेस। वेरी इजी, ये तो मानते हो। अब थोड़ा अंग्रेजी जानना है मेरे को। डायरेक्ट वेजेस है 17,500, यहां तक तो फिक्स है। अब आगे बोलता है जो डायरेक्ट वेजेस 17,500 है, थोड़ा अंग्रेजी समझा ना। जो डायरेक्ट वेजेस 17,500 है, ये पता है किसके बराबर है? 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड।
पहले तो इतने से लाइन का मतलब क्या? डायरेक्ट वेजेस है 17,500 पक्का। अब ये जो भी 17,500 डायरेक्ट वेजेस है, ये पता है किसके बराबर है? 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। पहले बताओ वर्क्स ओवरहेड मतलब क्या? तो बताओ इस लाइन को ऐसे लिख सकता है क्या? ये जो 17,500 रुपए है ना, ये 17,500 रुपया जो है ना, ये 175% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। यस सर, यस सर, अच्छा आराम से। तो जो मेरा डायरेक्ट वेजेस 17,500 रुपया है, ये पता है किसके बराबर है? 175% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, सॉरी 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अब कोई बस मुझे थोड़ा सा बुद्धि लगाकर बताओ, क्या लगता है ये वाला जो मैंने इक्वेशन लिखा, क्या इससे मुझे फैक्ट्री ओवरहेड नहीं मिल जाएगा? क्या लगता है नहीं मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो जरा कैलकुलेटर उठाओ। तुम लोग कैलकुलेशन कर लिया? सही में? एक सेकंड, ये एडजस्टमेंट कैसा था? सही में? ये इजी था तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तुम लोग ये 10,000 निकाल पाया? पिछला वाला बैच तुमको पगला दिया था इस एडजस्टमेंट में। एक मिनट, 10,000 कितनों का आ गया? तुम लोग समझ गया? तुम लोग इतना बढ़िया है, ये तुमको आज पता चला। अरे लाइव ऑनलाइन भी बोला 10,000। तुम लोग सही में समझ गया? यानी पहला लाइन से दो चीज मिला, डायरेक्ट वेजेस 17,500 आ गया नजर, और ये जो 17,500 है ये 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है। तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड आएगा 17,500, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 175%। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो, 10,000 आ गया। आ गया? सही में आ गया? ठीक है। अब अगला लाइन, अब अगला लाइन में होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। याद है हम लोग बहुत सारा लाइन लिखते थे और नीचे में कहीं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता था। एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस है, ये क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस 56,000। बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन, एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? इसमें जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं जुड़ा हुआ है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं जुड़ा हुआ है एडमिन, तो बताओ वो एडमिन प्रोडक्शन नेचर का रहेगा या जनरल नेचर का रहेगा? अगर सीओजीएस में नहीं जुड़ा है यानी सीओजीएस के बाद आया, अगर सीओजीएस में नहीं जुड़ा हुआ है यानी सीओजीएस के बाद में आया, और अगर बाद में आया मतलब इसका नेचर क्या है? जनरल या मार्केटिंग। और खैर ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, तुम लोग ये नहीं भी समझता ना, यहां नीचे लिखा हुआ है जनरल एडमिन एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायरेक्ट वेजेस पता है, फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 आ गया, सीओजीएस का वैल्यू पता है, ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल WIPFG है, सेलिंग एक्सपेंसेस है यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल एडमिन एक्सपेंस है यानी एडमिन एक्सपेंस जनरल नेचर का है, एंड सेल वैल्यू दिया हुआ है, बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। और एक बात बताते हैं, इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर नहीं दिया हुआ है, परचेज ही नहीं है। एक मिनट, कॉस्ट शीट का पहला लाइन क्या होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी है, पर भैया परचेज का तो नामो निशान नहीं है। आप कुछ तो बोले काम करते हैं ना, परचेज नहीं है तो परचेज जीरो। तो भैया अगर परचेज का वैल्यू जीरो है, तुम खरीदा ही नहीं तो बनाया कैसे? और अगर बनाया नहीं तो तुम बेचा कैसे? तो भैया परचेज जीरो तो नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का मजा क्या है? परचेज ही तो निकालना है। तुम चाहो तो एक्स भी ले लो, पर एक्स का जरूरत नहीं है। तुम लोगों को एक बेस्ट आइडिया दे, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लो, जो जो वैल्यू दिया है सारा वैल्यू पुट करो, बैक कैलकुलेशन से परचेज अपने आप आ जाएगा। तुम बोले ओ, ये थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था तुम्हारे लिए। ठीक, बोलिए, हो गया? समझा क्वेश्चन में क्या है? परचेज अगर ना दे तो ये मत मान लेना परचेज जीरो है, और कुछ खरीदे ही नहीं तो भैया बनाए कैसे, और बनाए नहीं तो बेचे कैसे?
पर बिका तो है। तो एक काम करते हैं, जो लाइन दिया हुआ है ना उसके बेसिस पे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। जो वैल्यू पता है सारा वैल्यू पुट करो, देखना अपने आप आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अपने आप को समर्पित कर दो श्री राम के चरणों में, आगे जैसा उनका इच्छा। ये खुश हो रहा है तो मेरे चरणों में। सर परचेज को बैक कैलकुलेशन करने से निकाल लेंगे, सीओजीएस तो दिया हुआ ही है। क्या बात है सार्थक, क्या बात है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, पहले बताओ हमारी कंपनी का नाम दिया हुआ है क्या? जिसका नाम कुछ नहीं होता उसका नाम मेसर्स ... होता है। ओ सॉरी आदर्श, मैंने ये बोलता कुछ नहीं है। आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक। मुझे बनाना क्या है कॉस्ट शीट? अरे भैया आराम से, शांति से, शांति से। चलो कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट ... फॉर अप्रैल 20X9। ठीक है। अब जो वैल्यू दिया हुआ है वो सारा वैल्यू के बेसिस पे हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं, और परचेज नहीं दिया हुआ है तो ब्लैंक रह जाएगा, वो बाद में फिलअप करेंगे। चलो हमारा कॉस्ट शीट का पहला लाइन क्या आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया हुआ है, लिख देना। परचेज नहीं है, ब्लैंक छोड़ दा, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी मिला नहीं अभी तक, ठीक। 36,500 10,100 10,100 तुम क्या बोल रहे हैं? 10,100। चलो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करेंगे परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कभी भी ऐसा मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, जो वैल्यू दिया वैल्यू पुट करो, बाकी अपने आप आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, अपने आप आ जाएगा। चलो जो वैल्यू दिया वैल्यू पुट करे। ओपनिंग रॉ मटेरियल 8,000, क्लोजिंग 10,600। परचेज नहीं पता, क्लोजिंग है 10,600। अब जब तक मुझे परचेज ही नहीं पता तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा? तो ये भी अभी तक फिलहाल पता नहीं है। तुम लोग ये लो मत करने बैठते ना, हम कर रहे हैं कि मुझे अभी तक वैल्यूज नहीं पता, ठीक। अब मेरा कॉस्ट शीट का सेकंड लाइन क्या होता है? डायरेक्ट वेजेस, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो क्वेश्चन में लिखा रहता आइदर डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस या ट्रेसेबल एक्सपेंस, नामो निशान नहीं, यानी दोनों मिलाकर आएगा प्राइम कॉस्ट। पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं पता, इसीलिए प्राइम कॉस्ट भी पता नहीं है, पर प्राइम कॉस्ट आएगा तो है ही। ठीक, प्राइम कॉस्ट कुछ है जो अभी पता नहीं है क्या है, क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं पता, ये नहीं पता तुम कैसे जोड़ के निकालेगा। ठीक है यहां तक? अरे बोलो ना। अब मेरा अगला है फैक्ट्री ओवरहेड। अब मेरा फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्टली तो नहीं दिया, पर तुम लोग अभी कुछ देर पहले खुद कैलकुलेट करके हमको सुना दिया कि हाँ ये तो इजी है। कैसे निकाला था? 17,500 रुपया था 175% ऑफ फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे मिलेगा? 17,500 बाय 175%। तो ब्रैकेट में दिखा दे, एक बार बताओ ना, वैल्यू 10,000 आएगा ना? 54,000 परचेज 36,500। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है यहां तक। आप जैसे ही ऐड करेंगे मिलाकर आएगा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। कितना है वो नहीं पता,
पर रहेगा जरूर। प्राइम कॉस्ट नहीं पता, इसीलिए ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट भी अभी तक पता नहीं है। अब इसके बाद करेंगे दो एडजस्टमेंट, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, दोनों वैल्यू दिया है 10,500 14,500। चलिए आएगा -4,000। मैंने यहां तक सही लिखा? तो जो नहीं है उसको लेके टेंशन मत लो, जो है एटलीस्ट उसको तो देखो। ये क्या आने वाला है? नेट फैक्ट्री ऑफ वर्क्स कॉस्ट। चलो ये वैल्यू भी नहीं पता। अब मेरे को ग्रॉस का वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या 4,000 माइनस करें जो मेरे को मिलेगा? तो जो येलो है ये सब वैल्यूज मुझे नहीं पता। ठीक है यहां तक। अब मेरा इसके बाद आने वाला है 5 लाइन। पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। देखो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है क्या? नहीं। मेरा अगला रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं दिया हुआ है। एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर, एडमिन है जरूर पर जनरल नेचर है। सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट नहीं है। यानी शॉर्ट ये मिलाकर क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक। अब ऐड करना है ओपनिंग FG लेस करना है क्लोजिंग FG। चलो ऐड करना है ओपनिंग FG लेस करना है क्लोजिंग FG। एक बार देखो, ओपनिंग FG है 17,600, क्लोजिंग है 19,000। चलिए आएगा -1400। बोलो यहां तक भी मैंने सही लिखा? अब क्वेश्चन हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखे, ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग। बताओ तो ये ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग के बाद क्या आने वाला है? COGS। और एक बात बताओ, हमारे क्वेश्चन में COGS का वैल्यू पहला लाइन में देखना, पहले लाइन में देखना हमारा COGS का वैल्यू दिया हुआ है ना? कितना दिया हुआ है COGS का वैल्यू? 56,000। तो यानी COGS का वैल्यू 56,000 पुट कर देंगे। समझा यहां तक? ठीक है यहां तक? ठीक। अब COGS आ गया, इसके बाद बस दो खर्च आएगा, एडमिन ओवरहेड जनरल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो एडमिन एक्सपेंसेस जनरल नेचर दिया हुआ है 2500। और अगला देखना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस? 3,500। चलो ये मिलाकर आया कॉस्ट ऑफ सेल। सुनो ना एक बार, कॉस्ट ऑफ सेल का वैल्यू बताओ ना, ये तीनों मिलाकर। चलो ऐड करेंगे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। सेल वैल्यू दिया हुआ है, देखना क्वेश्चन में सेल वैल्यू दिया हुआ है 75,000, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 75 माइनस 62, 13,000। ठीक। तो बोलेगा क्वेश्चन खत्म, फुल मार्क्स मिल जाएगा? क्या लगता है फुल मार्क्स मिल जाएगा? भैया ऊपर में सब ब्लैंक छोड़ गए, बोलते फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब नीचे वाला काम तो हो गया, अब मेरे को ना बैक कैलकुलेशन करना है। अब तुम लोग मेरे को तो बैक कैलकुलेशन जब करते हैं, तुम लोग को आइडिया है क्या? जब बैक कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा। पता ना बैक कैलकुलेशन में ठीक उल्टा हो जाएगा। तो देख COGS आया है 56,000, इधर में है -1400। अब मेरे को ठीक उल्टा चलना है, मेरे को ठीक उल्टा चलना है। बताओ ये आया हुआ है 56,000, इसके ऊपर में -1400 है। जब उल्टा चलेंगे तो माइनस नहीं करेंगे, प्लस कर देंगे। अब एक काम करना, जरा फटाफट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना और देखना उल्टा चलते चलते वैल्यूज क्या आएगा। 56,000 प्लस 1400 कितना आने वाला है? 57,400। ठीक है यहां तक? अब ऐसे ही बैक कैलकुलेशन करो। मेरा ये वैल्यू आया 57,400, उल्टा चलना है।
इसके पहले में -4000 है, जब उल्टा चलेंगे तो माइनस नहीं करेंगे, +4000 कर देंगे। तो 57,400 प्लस 4000 मिलाकर कितना आएगा? 61,400। तुम लोग को आता है ना बैक कैलकुलेशन? जीवन में कभी किया है? उल्टा चलते उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब मेरा 61,400 आया था, अब और उल्टा चलना है। 61,400 आया, 10,000 ऐड करने के बाद जब उल्टा करेंगे तो ऐड नहीं माइनस कर देंगे। ये वैल्यू कितना आने वाला है? 51,400, ठीक। अरे भाई, अब मेरा 51,400 आया था, ये दोनों को ऐड करने के बाद अब जब उल्टा चलेंगे तो ऐड नहीं लेस कर देंगे। सुनो ना, 51,400 माइनस 17,500 करके बताओ ना, वैल्यू कितना आ जाएगा? 33,900। बोलो आया? अब 33,900 आया रॉ मटेरियल कंज्यूम। मुझे अब उल्टा चल के परचेज तक जाना है। बोलो एक सेकंड, क्या पूरा शुरू से? अच्छा चलो ठीक है, इसलिए बोला प्लीज एक बार शांत रहा करो, क्योंकि बाकी लोगों को समझना भी होता है। देखो, तुम्हारा यहां तक आया हुआ था सीओजीएस क्वेश्चन में, अब तुमको उल्टा चलना है। 56,000 आया था, 1400 माइनस करने के बाद तुम उल्टा चलेगा तो माइनस करेगा या प्लस करेगा? एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो। यह है 57,400। अब तुमको और उल्टा चलना है, ये इसके जस्ट ऊपर हुआ था -4000, तुम उल्टा करेगा तो माइनस करेगा या प्लस करेगा? प्लस। ऐड करके बताओ कितना आया? आ गया यहां तक। अब और उल्टा चलना है, ये प्लस हुआ था, तुम बैक करेगा तो ऐड करेगा या लेस करेगा? लेस। माइनस करो, कितना आया? आ गया। अब और उल्टा चलना है, ये ऐड हुआ था, तुम बैक कैलकुलेशन कर रहा है तो माइनस करेगा, तो माइनस करके बताओ कितना आया? 33,900। अब मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया 33,900। अब वापस से बैक कैलकुलेशन करना है। तुम लोग बताओ, ये माइनस हुआ था, ये प्लस था, किसको हम क्या करें? 33,900 था, ये देख माइनस हुआ था तो बैक कैलकुलेशन में ऐड कर देंगे, और ये प्लस हुआ था माइनस कर देंगे। सुनो ना, एक बार हमको सब कुछ कर कुरा के परचेज का वैल्यू बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? 36,500 ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। और अगर लगे ना तुम लोग सही किया है गलत किया, वापस से क्रॉस चेक कर लो। 8,000 प्लस 36,500 माइनस 10,600 करके ये आ गया ना, आ गया मतलब मेरा एकदम सही है। डन डन। अब रुको, सही से बताओ तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा? हाँ, ये लॉलीपॉप था? ये लॉलीपॉप था? ऐसा मत बोल, बताओ ना कैसा था? अच्छा, हम दो ऑप्शन दे रहा है, लॉलीपॉप या माइंड ब्लोइंग? माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। भाई माइंड ब्लोइंग वाले बोलो ना। हाँ, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, वेरी नाइस। चलो डन। तो कभी भी परचेज ना दे, घबराना मत, सारा वैल्यू लिख देना, उल्टा चलना और कैलकुलेट कर लेना। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा अच्छा क्लास होता है खत्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।